सीजन 1 से पहले सीजन 2 कोई देखता है क्या? नहीं ना। इसलिए सीजन 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में है, जाओ पहले जाके उसे देख लो। आज हमारी हीरो की टोली हॉटपॉट की पार्टी कर रही है। क्यों? क्योंकि आज से सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है, तो पार्टी तो बनती है। अब आप लोग पूछें कि ये लोग हॉटपॉट को घूरे क्यों जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत सरल सा जवाब है। हॉटपॉट के अंदर होता है 90% घास फूस और 10% मुर्गी, और इन सभी को मुर्गी चाहिए होती है, वो भी पूरी की पूरी। और इसी लालच की वजह से अब शुरू होने वाला होता है इनके बीच माइंड गेम। घर के अंदर कितनी ठंडी हवा चल रही है चले, तेने जरूर खिड़की खुली छोड़ दी होगी, जा उसे बंद करके आ। मुझे तो ठंडी हवा पसंद है गेन, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू खिड़की बंद करा। बेवकूफ! ठंडी हवा से हॉटपॉट भी ठंडा हो जाएगा और हमारा स्पेशल खाना बासी खाना बन जाएगा। पर गेन, अगर मैं हॉटपॉट को अकेला छोड़ के गया तो इसके अंदर पड़ी मेरी मुर्गी, मेरा मतलब हमारी मुर्गी ज्यादा सेक के जल सकती है, इसलिए मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। जरूरी तो तेरा पैदा होना भी नहीं था चले, तू धरती पे रह के करी क्या रहा है, धरती माँ पे बोझ बनने के अलावा। क्या कहा तेने? कागुरा? कागुरा बंद करके आएगी ना खिड़की? क्यों कागुरा? मुझे बेवकूफ समझाई क्या तेने गेन? अगर मैं गई तो तुम मेरी मुर्गी गटक जाओगे। कैसी बात कर दी तेने कागुरा, मैं तुझे अपना टीममेट कम घर का सदस्य ज्यादा समझता था और तू मेरे बारे में इतना छोटा सोचती है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए कागुरा, शर्म। हम तो तुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं, और कोई अपनी छोटी बहन से खाना छीन के अपना पेट भरता है क्या? हम तो तुझे हमारी मुर्गी भी दे देते, पर अब तक ये ढंग से सीखी नहीं है। गेन और चेले की बातें सुन के कागुरा इमोशनल हो जाती है और खिड़की को चेक करने के लिए उठती है कि वो सही में खुली है कि नहीं। पर कागुरा का ध्यान हॉटपॉट से हटते ही ये दोनों हॉटपॉट की मुर्गी वाले पोर्शन पे झपट्टा मार लेते हैं। पर इनके झपट्टे की वजह से खाना इनकी चॉपस्टिक में आने की बजाय डुल जाता है और अब ये लोग वापस से स्क्वायर वन पे आ जाते हैं, कम खाने के साथ। मेरा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ चुका है तुम दोनों की वजह से। कागुरा, हमें कोसने की जगह थैंक यू बोल। हमने तुझे बहुत महत्वपूर्ण लाइफ लेसन दिया है आज कि दुनिया हरामी है, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। और इसके बाद कागुरा और गिन के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है, और इस बीच चेला सोचता है अगर हम सब ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे तो मुर्गी हम में से किसी के भी हिस्से में नहीं आएगी और सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। मुझे अभी ज्यादा मुर्गी लपेटने की बजाय मुर्गी को बचाने पे फोकस करना चाहिए इन दोनों से। पर कैसे दूर रखूं इन दोनों को मैं अपनी मुर्गी से? ये दोनों तो भूखे जानवर हैं। हाँ, मैं इनके आत्म सम्मान पे बात ला सकता हूँ। ये एक मुर्गी के पीछे अपना आत्म सम्मान थोड़ी बेचेंगे। गिन एक समुराय है और कागुरा पापा की परी। ये सोचने के बाद चेला कहता है, क्या भूखे भिखमंगों की तरह एक मुर्गी के पीछे लड़ रहे हो तुम दोनों? लो, मेरे हिस्से की मुर्गी भी तुम दोनों खा लेना। मुझे कोई शौक नहीं है भिखमंगों के मुंह से एक वक्त की रोटी छीन लेने का। ये सुन के गिन और कागुरा की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, क्योंकि चेला जैसा गरीब फटीचर भी उन्हें भूखा भिखमंगा बुला रहा होता है, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बात संभालते हैं। मजाक कर रहा है चेले, मैं थोड़ी एक मुर्गी के पीछे लड़ रहा था। वो तो कागुरा थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी मुर्गी को देख के, इसलिए मैं उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं तो वेजिटेरियन हूँ गेन, मुझ पे झूठे आरोप न लगा, और वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है किसी भूखे भिखमंगे की तरह। जो सबसे पहले हॉटपॉट को हाथ लगाएगा वही होगा सचमुच का भूखा नंगा। ये के कागुरा भी अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पे फेंक देती है और लेट जाती है। अब चेले का प्लान काम तो कर गया होता है, पर अब कोई हॉटपॉट को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सबसे पहले हॉटपॉट को हाथ लगाने वाला पूरी जिंदगी भर भूखा भिखमंगा कहलाएगा। और ये सोच सोच के चेला और गिन टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या करूं? मैंने तो मुर्गी को बचाने के लिए अपना प्लान चला था, पर ऐसी मुर्गी का क्या फायदा जिसे मैं खा ही ना पाऊं। ये क्या हो गया? मैंने तो इन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए चेले की लीड को फॉलो किया था, पर इस कागुरा की बच्ची ने पूरा काम ही खराब कर दिया। अब हॉटपॉट को हाथ लगाया तो ये पूरी जिंदगी भरी मुझे भूखा भिखमंगा बोलते रहेंगे। मैं भूखा भिखमंगा नहीं, जाबाज और ताकतवर समुराय हूँ। चेला और गिन अपना माथा खुरेच ही रहे होते हैं कि उतने में कागुरा के पेट से आवाज आती है। ओहो, ये किसके पेट से आवाज आई? मिस, मुझे तो अभी भूख नहीं है, उनके पेट से। ये आवाज मेरे पेट से नहीं, मेरे बम से आई है। ये पाद था, पाद। झूठ ना बोल कागुरा, अगर ये पाद होता तो तेरी बदबू से हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो जाता। अब तेरे को भूख लगी ही है तो खाना खा ले, कोई तेरे को भूखा भिखमंगा नहीं कहेगा।
क्योंकि तू हमारी बहन जैसी है ना, इसलिए। हाँ, और मैं तो कहता हूँ इसके साथ अपने को भी एक एक प्लेट ले लेनी चाहिए। चले, मुझे मुर्गी खानी है इस वजह से नहीं, बल्कि कागुरा को खाते वक्त कंपनी मिल जाए इसलिए। नो थैंक यू, मुझे भूख लगी है, पर मैं तो घास फूस खा के ही खुश हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या कागुरा? शरीर को बढ़ने के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है। तू जिंदगी भर टिंगी रहना चाहती है क्या? और खुद के नहीं तो उस मुर्गी के बारे में तो जरा सोच, जो हमारा पेट भरने के लिए पहले कटी फिर गर्मा गर्म तेल में तली ताकि हमारा पेट भर सके। खुद के लिए नहीं तो उस मुर्गी के लिए अपने को उसका भूख लगा लेना चाहिए। क्यों चले? बिल्कुल सही कहा अगेन। प्लस जब भूख लगी है तुझे तो खाना खा लेना देहाती लड़की। हमने कहा तो सही, हम तुझे भूखा भिखमंगा नहीं कहेंगे। और अगर तेरे को अकेले अकेले खाने में शर्म आ रही है तो हम भी तेरे साथ एक एक प्लेट खा लेते हैं, सिर्फ तेरे लिए। ये के चला कागुरा को एक बाउल में ओटपोट भर के दे देता है, पर सिर्फ घास फूस वाला ही पोर्शन, नो मुर्गी। और इसी वजह से कागुरा बोल पड़ती है, खाने के लिए थैंक यू, पर मुझे अकेला खाने में ना अकेलापन महसूस होता है और ना ही मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। इसलिए अब से जिसने भी इस हॉटपॉट को दोबारा से हाथ लगाया वो भूखा और भिखमंगा ही कहलाएगा। और कुछ इस प्रकार से कागुरा तो अपनी एनर्जी रिफिल कर लेती है, पर ये दोनों भूखे के भूखे ही रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद अपने हीरो की टोली के घर में काटसुरा आटा पकता है अपनी पेट एलिजाबेथ के साथ, और वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि उनके पीछे पुलिस पड़ी हो। हमारे डिस्टरबेंस के लिए हमें माफ करना, पर हमें थोड़ी देर छुपने के लिए एक जगह चाहिए, और गुरुद्वारे से बढ़िया और क्या जगह हो सकती है? ये गुरुद्वारा नहीं, मेरा घर है कोबरा। कोबरा नहीं गिन काटसुरा, पर तेरी बदतमीजी के लिए आज मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं आज मुर्गी खाने के मूड में हूँ। मेरा मतलब अच्छे मूड में हूँ। तेरे इरादे तो मुझे तेरे आते ही पता चल गए थे कोबरा, पर तेरी किस्मत गंदी है, क्योंकि मैं शेयरिंग इस केयरिंग में नहीं मानता। ऐसा गेंद सोचता है, पर वो एक कह पाए उससे पहले चेला बोल पड़ता है, अब आप लोग हमारे घर आए हो तो आपकी मेहमानवाजी करना हमारा फर्ज है। आइए सब साथ में मिलके हॉटपॉट खाते हैं। ये सुन के गिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, चेले, मैंने तुझे अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए रख रखा है, मेरा खाना बांटने के लिए नहीं। खाना बासी हो तो बात अलग है, वो तू खाए या इनको खिलाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये तो फ्रेश खाना है। गिन का मूड चेले की बात सुन के खराब हो ही रहा होता है कि तभी उसको चेले की चाल समझ में आती है। कोबरा भी उनका मेहमान है, उसको खाना खिलाना और उसके साथ बैठकर खाना खाना अच्छी मेहमानवाजी में आता है, ना कि भूखे और भिखमंगों की श्रेणी में। अर्थात अगर वो कोबरा उसके जानवर के साथ खाना खाते हैं तो वो भूखे और भिखमंगे नहीं बल्कि अच्छे होस्ट कहलाएंगे। ये बात समझ में आती ही अब बारी आती है सबसे पहले कौन मुर्गी के मांस को हॉटपॉट से निकाल के खाएगा, क्योंकि जो भी सबसे पहला बाइट लेगा उसके पास सबसे ज्यादा टाइम होगा ज्यादा से ज्यादा मुर्गी लपेटने का। और इसी वजह से गिन और चेले की नजरें इन सभी पे गड़ी होती है और ये सोच रहे होते हैं। कागुरा तो अभी घास फूस चबाने में मगन है, इसको पता भी नहीं चलेगा कि कब मुर्गा हॉटपॉट से गायब हो गया। कोबरा तो हमारा गेस्ट है, इसलिए इसको शर्म जरूर आएगी पहला बाइट लेने में, इसलिए ये तो ऐसी दुस्ताकी करने की सोचेगा भी नहीं। अगर ऐसी दुस्ताकी कोई कर सकता है तो वो है इसका जानवर पेंगुइन, क्योंकि जानवरों में शर्म थोड़ी होती है। पर एक मिनट, ये तो पेंगुइन है, इसको चॉपस्टिक पकड़नी कहाँ आती होगी? मतलब कि मेरा अपोनेंट सिर्फ ये है। ये समझ में आती चेला फुर्ती से मुर्गी की ओर अपनी चॉपस्टिक घुमा देता है, पर गिन फ्लेम चेक करने के बहाने गैस स्टोव के साथ हॉटपॉट को भी अपनी ओर खींच लेता है और हॉटपॉट की जगह चावल रख के चेले को मूर्ख बना देता है। फिर अगला वार गिन करता है, पर उसकी चॉपस्टिक्स को चेला आसमान में उड़ा फेंकता है, जिस वजह से गिन शॉक हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के चेला अपनी चॉपस्टिक्स को मुर्गी की ओर घुमा देता है। पर चेले की चॉपस्टिक्स के हाथ में मुर्गी लग पाए उससे पहले गिन होश में आ जाता है और चेले की चॉपस्टिक्स को रोक देता है। पर ये दोनों अपनी लड़ाई के बीच में इतने मगन हो जाते हैं कि ये भूल गए होते हैं कि कमरे में काटसुरा और एलिजाबेथ भी हैं, और इन दोनों के लड़ाई झगड़े के बीच इनकी मेहमानबाजी मार जाते हैं। पर मेहमानों के हाथ कुछ लग पाए उससे पहले कागुरा छींक मार के सारा का सारा हॉटपॉट अपनी गंदी लार में भर देती है, और अब उसके अलावा ये हॉटपॉट को और कोई नहीं खा सकता था। पहले तो कागुरा को देख के सभी को लगता है कि कितनी भोली भाली बच्ची है ये, जो इसे खाना खाने तक की समझ नहीं है कि खाने के समय छींक आए तो नैपकिन यूज करते हैं। पर फिर कागुरा के चेहरे पे दूसरी बार नजर डाल के सभी को पता चलता है ये भोली भाली नहीं बल्कि राक्षसनी है, और इसने एक कांड जानबूझ के किया है ताकि बिना लड़ाई के ही ये पूरा का पूरा हॉटपॉट गटक सके। और कुछ इस प्रकार से इस हॉटपॉट के मुकाबले में जीत होती है कागुरा की। हॉटपॉट के खत्म होते ही अपने हीरो की टोली के घर में एंट्री होती है मकान मालकिन और उनकी नौकरानी कैट वुमेन की। मकान मालकिन आती गिन और चेले से कहती है, नालायकों, मैंने तुम्हें हॉटपॉट में सब्जियां चढ़ा के हमारा इंतजार करने के लिए कहा था ना, जब तक मैं मुर्गी लेके नहीं आ जाती।
तुम बुक्खड़ों में थोड़ा भी सब्र नहीं है क्या, जो बिना मुर्गी की तुम लोग सिर्फ घास फूस ही गटक गए। अच्छा हुआ ना दादी अम्मा, मेरा मतलब मकान मालकिन, मैं डबल घास फूस ले आई थी। मुझे पता था इनके हाथ में काम छोड़ना मतलब कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना है। लगता है इन दोनों को पता नहीं है कि हमारे हॉटपॉट में मुर्गी भी थी, मतलब कि पक्का गिन और चेला चुपके से इनकी मुर्गी मार लाए होंगे इनको चूना लगाते हुए। पर टू बैड बिल्ली मौसी और दादी अम्मा, अब आपको खाने में सिर्फ घास फूस ही मिलेगी। ये मांस मच्छी की बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है बुढ़िया को पता चल गया कि इसकी मुर्गी में पहले ही गटक चुकी हूँ। गेन, कहीं तुम उस सूल्डी को तो नहीं गटक गया ना, जो मैंने तुम्हें नाले से बाहर निकाल के शहर के बाहर छोड़ के आने को दी थी? क्या? सो सॉरी बुढ़िया, मेरा मतलब मकान मालकिन, मैं उस सूल्डी के बच्चे को शहर के बाहर ही छोड़ने जा रहा था, पर फिर मुझे ध्यान आया इसके लिए तो मुझे 100 मीटर चल के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस सूल्डी को मैं अपने घर में ही रख लेता हूँ। पर फिर मुझे ध्यान आया कि आपको बिना किराया देने वाले किराएदारों से कितनी नफरत है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, इसलिए ना मैं उस सूल्डी को शहर के बाहर छोड़ने जा सकता था और ना ही अपने घर में रख सकता था, इसलिए मैंने तीसरा और आखिरी तोड़ निकाला, और कम से कम वो तोड़ उस सूल्डी के लिए तो आखिरी था। नहीं गिन नहीं, बोल देखिए झूठ है और मैंने मुर्गी ही खाई है, कोई सूल्डी नहीं। कागुरा, तेने सूल्डी ही खाई है, वो भी 2 मिनट पहले नाले से निकाली हुई। ये सुन के कागुरा और काटसुरा के सारे एक्सप्रेशंस उड़ जाते हैं। कागुरा का तो आपको पहले ही पता है, और काटसुरा के इसलिए क्योंकि वो सोचने लगता है कि कोई ऐसी चालबाजी कैसे कर सकता है। इन दोनों को पहले से ही पता था कि मकान मालकिन मुर्गी और घास फूस लेके आ रही हैं, इसलिए इन्होंने पहले एक सस्ता और गंदा हॉटपॉट बनाया ताकि उसे इनकी ये बददिमाग छोकरी कागुरा खा के अपना पेट फुल कर ले, और जब असली हॉटपॉट खाने की बारी आए तो मैदान में सिर्फ ये दोनों खड़े हों। और अब बारी आती है असली हॉटपॉट खाने की। मकान मालकिन फटाफट हॉटपॉट बना देती है और अब दोबारा से शुरू हो जाते हैं गिन और चेले के उल्टे सीधे थॉट्स। असली हॉटपॉट बन चुका है, कागुरा और कोबरा मैदान के बाहर है, मतलब कि बचे अब हम 4 लोग, जिसमें से एक बुढ़िया है जिसकी उम्र ऊपर जाने की हो चुकी है, तो एक खा खा के कितना खाएगी। और अब रही बात बिल्ली मौसी की, तो बिल्लियां तो बचा हुआ भी खा लेती हैं, इनसे तो बिना झगड़े ही सारी मुर्गियों के पीसेस मैं बड़े आराम से झपट लूंगा। मतलब कि अब सिर्फ एक ही अपोनेंट बचा है मेरा, और वो है ये सोच के गिन और चेला दोबारा से एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब वो हॉटपॉट के पास पहुंचते हैं तो मकान मालकिन और बिल्ली मौसी फुल फॉर्म में होती हैं और उन्हें मुर्गी के पास तो छोड़ो, हॉटपॉट की घास फूस के पास तक नहीं पहुंचने देती। और ये देख के इनके समझ आता है कि इनकी कैलकुलेशन कितनी गलत थी, और पिटते पिटते ये कहते हैं, जब तुम्हें सारा हॉटपॉट अकेले ही खाना था तो इसे यहाँ पे लाए क्यों तुम लोग? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जो मजा दूसरों को चिढ़ा के खाने में है वो अकेले बैठ के खाने में कहाँ है? ये सुन के गिन और चेला क्रोधित हो जाते हैं और एक आखिरी बार अपनी पूरी जान लगा के उठते हैं, और मकान मालकिन और बिल्ली मौसी दोनों पे एक साथ धाबा बोल देते हैं और उनकी चॉपस्टिक्स को पकड़ के उन्हें आसमान में उछाल देते हैं। और असली हॉटपॉट खाने ही वाले होते हैं कि उतने में कागुरा उड़ जाती है और ये वाला हॉटपॉट भी वो निगल जाती है। और इतना काफी नहीं होता तो वो असली हॉटपॉट खाने के बाद कहती है, मजा नहीं आया, शायद आज थोड़ी ओवर ईटिंग हो गई है। और ये सुन के चेला और गिन उस पे भड़क पड़ते हैं, क्योंकि कागुरा भूखी को भूख नहीं थी, फिर भी वो उनके सेवा खाना गटक गई थी। अब गिन और चेले के डायलॉग्स तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, वरना ये वीडियो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा वल्गर हो जाएगी, इसलिए अब अपन चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है हसेगावा से, जो कि अपने हीरो की टोली से मदद मांगता है। मुझको कल मेरे दोस्त का जनरल स्टोर संभालना है क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए हैं, मेरा मतलब जिम्मेदारी दी है, पर कल मेरे को मेरे दूसरे दोस्त की बैचलर पार्टी में जाना है, मेरा मतलब बहुत जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं तो उसका जनरल स्टोर संभाल नहीं पाऊंगा। और रही बात उसको मना करने की कि कल तेरा जनरल स्टोर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे राशि इतनी दी थी, मेरा मतलब मुझ पे विश्वास ही इतना किया था कि मेरे मुंह से हाँ के अलावा और कुछ निकला ही नहीं। इसलिए प्लीज क्या कल तुम लोग मेरी जगह एक दिन के लिए उसका जनरल स्टोर संभाल सकते हो? और फिर क्या हमारे हीरो की टोली बन जाती है एक दिन के लिए शॉपकीपर। ओए गवार लड़की, तू मेरी चॉकलेट क्यों खा रही है? आपकी चॉकलेट कैसे सर, आपने तो ये चॉकलेट इसी स्टोर से ली है ना। पर उसके पैसे तो मेरे डेबिट कार्ड से कट चुके हैं। पैसे तो कटेंगे ही ना सर, आप खरीदारी करोगे तो। पर मेरा सामान तो तू खा रही है। दैट्स इट, मुझे मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर मैनेजर कहाँ है तू? कस्टमर को चिल्लाता हुआ देख गिन भी काउंटर पे आ जाता है और कहता है,
चिल्लाइए मत सर, मैनेजर आपके सामने ही खड़ा है। आपकी परेशानियों को छोड़ के आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी 2 में से 1 चॉकलेट बार तो तुम्हारी ये भूखी एम्प्लॉय खा गई, मुझे इसको रिटर्न करना है। सॉरी सर, पर हमारी नो रिटर्न पॉलिसी है। और रही बात आपकी चॉकलेट बार की, तो कागुरा, कहीं ये जो चॉकलेट बार मैं खा रहा हूँ वो भी तो इन्हीं सर की नहीं है ना? बिल्कुल वही है गिन, सर 2-2 चॉकलेट बार खा के मोटे हो जाते, इसलिए इनकी 1 चॉकलेट बार मैंने खा ली और दूसरी तुझे दे दी। ओह ऐसा है क्या सर? फिर तो आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हम आपकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। काहे का थैंक यू बे, मुझे इसका रिप्लेसमेंट चाहिए। सॉरी सर, पर हमारी नो रिटर्न के साथ नो रिप्लेसमेंट की भी पॉलिसी है। तो फिर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि चॉकलेट बार तो दी नहीं तुमने मुझे, वो तो तुम खुद ही गटक गए। सो सॉरी सर, पर हमारी नो रिफंड पॉलिसी भी है। देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं कंज्यूमर कोर्ट तक जाऊंगा। सर हमें जान के बहुत अफसोस हुआ कि आपको हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आई, जिस वजह से आप कंज्यूमर कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार हैं। अब आए ना तुम लाइन पे। आप कृपया आपकी कंप्लेंट और फीडबैक लिख के दुकान के बाहर वाले कूड़ेदान में डाल दें। क्या? मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये कह के कस्टमर यहाँ से चल जाता है और ये सब देख के चेला कहता है, ये दोनों तो आज पक्का दुकान पे ताले लगवा के रहेंगे। कि इतनी देर में अपनी हीरो की टोली के पास एक कस्टमर के बाद एक शॉपलिफ्टर भी आ जाता है, जिसको नहीं पता शॉपलिफ्टर माने चोर, और ये चोर और कोई नहीं बल्कि चेले का बचपन का दोस्त टक्कर होता है। फिर चोर की थोड़ी खातिरदारी होती है बेसमेंट में। तो मिस्टर चोर, टक्कर है मेरा नाम, पर काम तो तेरे चोरों वाले ही हैं। तुझे क्या लगा था हमारे स्टोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और हमारा काम में ध्यान नहीं है तो तू चुपचाप कुछ भी चोरी करके भाग जाएगा और कभी पकड़ाई में नहीं आएगा? हाँ यही लगा था, तो बहुत सही लगा था तुझे, पर अब तू पकड़ाई में आ गया है तो पहले हम तेरी खातिरदारी करेंगे और फिर ठुल्ले। पर उससे पहले कुछ पूछताछ कर लेते हैं। इतने सारे हेयर स्प्रे का करने क्या वाला था तू? बाल तो तेरे पहले ही जंगलियों जैसे हैं, इनका नशा वशा तो नहीं करता है ना तू? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हर कोई स्टार्टिंग में ऐसा ही बोलता है जब तक डोंगों पे 3-4 ठुल्लों की लाठियां नहीं पड़ती है ना, पर उनके पड़ने के बाद जो एक के बाद एक जवाब निकलते हैं मुंह से। चले फटाफट 100 पे फोन घुमा के इसकी दुनिया हिला दे। रुक जा भाई गेन, ये मेरा पुराना दोस्त है। पुराना है, नया थोड़ी है। जल्दी से 100 पे फोन घुमा और इसकी हड्डी पसली तुड़वा। बहुत दिनों से गिनटामा में कोई एक्शन सीन नहीं आया है। रुक जा भाई गेन, ये मेरा दोस्त है। काहे का दोस्त बे? दोस्त को कोई ऐसे बांध के रखता है क्या? झूठी है तेरी दोस्ती शिनपाची, पहले भी और अभी भी। और कुछ इस प्रकार से इमोशनल टॉर्चर करके टक्कर बाइज्जत बरी हो जाता है। अब शिनपाची ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से टक्कर का उनकी दोस्ती से विश्वास ही उड़ गया था? उसे जानने के लिए तो आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। पर जाने से पहले टक्कर चेले से बोल के जाता है कि तुझे मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी शिनपाची। अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, बल्कि बहुत ही ताकतवर बाइकर गैंग का मेंबर बन चुका हूँ। बुलडॉग्स नाम तो सुना ही होगा तेने उनका। अगर तू मेरे को ठुल्लों के हवाले भी कर देता ना तो भी मैं सलाखों के पीछे ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि बुलडॉग्स मुझे वहां से यूं बाहर निकाल लाते हैं। टक्कर की इतनी लंबी चौड़ी स्पीच के बाद वो चल जाता है और फिर जनरल स्टोर में चेले की बहना आ जाती है अपने भाई और उसके 2 नमूने दोस्तों के लिए खाना लेके। पर खाना सर्व करने से पहले वो अपने भाई को डिप्रेस देख के उससे पूछती है, क्या हुआ शेन दी, आपको टक्कर ध्यान है? शक्कर? किस चीज में शक करता था वो? पढ़ाई में, खेलकूद में, मार्शल आर्ट्स में, या फिर तेरी तरह तीनों में? शक्कर नहीं दी, टक्कर। टक्कर मेरे बचपन का दोस्त था जिसको हर कोई बुली किया करता था, और जब मैं उसको बचाने जाता था मैं भी उसी के साथ पिट जाया करता था। फिर आपको हमें बचाने के लिए आना पड़ता था। सॉरी शिनपाची, पर मुझे सचमुच में ध्यान नहीं है कि तेरे दोस्त भी तेरी तरह फट्टू, कमजोर, मरियल किसी ना काम के। बस दी बस, समझ गया मैं कि तू उसके बारे में भूल चुकी है। फिर बहना अपने हाथों से बना खाना सबको ऑफर करती है, जिसे देख के सबकी रूह कांप जाती है और गिन और कागुरा की तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देख के बहना कहती है, तुम्हें मेरा खाना इतना पसंद आया कि तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बाहर निकल आए। अब उसे कौन समझाए, ये खुशी के नहीं दुख के आंसू थे। पर भोजन करने से पहले चेला अपनी दुख भरी दास्तान सबको सुनाता है, जिस दिन उसने टक्कर को धोखा दे दिया था और उनकी दोस्ती खत्म हो गई थी। बचपन में टक्कर और मैं एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। एक दिन उसने अपनी पैंट में हक दिया था और फिर वो मुझसे पूछने लगा कि भाई मैं क्या करूं। पर उस दिन उसकी परेशानी से ज्यादा मैं अपनी परेशानी में खोया हुआ था।
क्योंकि उस दिन मुझे पता चला था कि मेरा बाप कितने ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है और जिस हिसाब से उनकी इनकम थी उस दिन मुझे समझ आ गया था ये अपनी विरासत मेरे को छोड़ के जाए ना जाए पर अपना कर्जा जरूर छोड़ के जाएंगे। इसलिए मैंने टकर को इग्नोर मारा और अपनी परेशानी में डूबा रहा, जिसके बाद टकर की पूरी क्लास में बेइज्जती हो गई। उसको नया निकनेम मिल गया, हगी मारू। हगी इसलिए क्योंकि उसने अपनी पैंट में हग दिया था और मारू इसलिए क्योंकि वो रोज रोज अपने बुली से मार खाता रहता था। उसका फ्रेंड होने के नाते मुझे इस कठिन समय में उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर बाबूजी का मोटा कर्जा चुकाना उनके अकेले की बस की बात नहीं थी। इसलिए अगले दिन से उन्होंने मुझे भी अपने साथ काम पे लगा लिया, अर्थात अगले दिन से मैं स्कूल नहीं गया और वो अकेला पड़ गया। और फिर पूरी स्कूल लाइफ वो स्कूल बस पिटने और अपना मजाक उड़वाने जाता था और इन्हीं वजहों से वो गलत राह पे चल गया। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैंने थोड़ा समय उसे भी दे दिया होता तो शायद आज वो बाइकर गैंग का मेंबर ना होता। चिल चले चिल। हमें भी बहुत बुरा लगा हगीमारू की कहानी सुन के, पर वो कहते हैं ना, इंसान को जीवन में वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। सही कहा अगेन। अगर हगीमारू को अपने नाम से इतनी दिक्कत थी तो अगले दिन उसे अपनी पैंट गीली कर देनी चाहिए थी, फिर लोग उसे हगीमारू नहीं सुसु बॉय या फिर वेट पैंट्स बुलाते। कितने निर्दयी हो तुम दोनों जो हगीमारू का मजाक उड़ा रहे हो। दी, उसका नाम हगीमारू नहीं टक्कर है। हाँ सकर, नाम में क्या रखा है। तू मेन मुद्दे की बात सुनना शिन। सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त को रोता हुआ देख खुद भी रो दे, उसको पैंट में हकता हुआ देख खुद भी अपनी पैंट में हक दे, और उसको गलत रास्ते पे चलता हुआ देख खुद भी गलत राह पे निकल जाए। तू मुझे गुंडा मवाली बनने की एडवाइस दे रही है क्या? अबे गवार, उसको गलत राह पे चलता हुआ देख उसको सही राह पे लेके आए, ये कह रही थी मैं। अपनी बहना की बात समझ के चेला मोटिवेट हो जाता है टक्कर को सही राह पे लाने के लिए और फिर निकल जाता है बुलडॉग्स बाइकर गैंग के पास। बुलडॉग्स बाइकर गैंग टक्कर को पीट रही होती है क्योंकि वो उनका दिया हुआ एक सरल सा काम भी नहीं कर पाता, जनरल स्टोर से चुपचाप हेयर स्प्रे उठा के लाने का। तो जैसे चूजे को तो मैं अपनी गैंग में कभी घुसने भी नहीं देता, पर तेने मेरे पांव पकड़े और मुझसे गिड़गिड़ा के भीख मांगी तो मैंने तुझे अपनी गैंग में जगह दे दी। पर जब खुद को साबित करने की बारी आई तो तुझसे एक हेयर स्प्रे तक नहीं लाया गया। हमारी गैंग का नाम खराब करता है। और तो और पकड़ाई में आने के बाद तो शॉपकीपर को बुलडॉग्स के नाम की तड़ी भी दे आया। अगर तुमने मुझको सलाखों के पीछे डलवा भी दिया तो भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे क्योंकि बुलडॉग्स मुझे एक ही दिन में छुड़वा लेंगे। अबे तुझ जैसे निठुल्ले नाकारा निकम्मे के लिए कौन ठुल्लों से बसड़ करेगा? तुझे तो मैं तेरे सपनों में भी बचाने ना हूं, पर तेने ये कह के हमारा नाम खराब कर दिया क्योंकि जब तू दूसरी बार धराई में आएगा तब तेरे को कोई बचाने तो आएगा नहीं। फिर लोग सोचेंगे कि बुलडॉग्स डर गए। समझा कि नहीं? मारो साले को और मारो, और इसकी मोटी बुद्धि में ये बात बिठा दो कि हमारा साथी कम नौकर ज्यादा है। ये कह के बुलडॉग्स टक्कर को अपनी बाइक से बांध देते हैं और इसे जमीन पे घसीट के सबक सिखाते हैं, पर बुलडॉग्स को शिनपाची आके रोक लेता है और टक्कर की जान बचा लेता है। कौन है बे तू और हमारे निजी काम में दखल क्यों दे रहा है? मैं हूँ शिनपाची, कैप्टन ऑफ ओट्सू फैन क्लब, और मैं यहाँ पे टक्कर को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो अब से तुम्हारी तरह गुंडा मवाली नहीं रहेगा। मेरे साथ ओट्सू फैन क्लब ज्वाइन करके मेरी प्यारी बाप को अब्यूज करने वाली ओट्सू का आशिक बनेगा जो ओट्सू को भूल चुका है। ये तस्वीर देख लो, ये ओट्सू है और ये अपने बाप के बारे में उल्टे सीधे गाने गा गा के फेमस हुई है और इसकी सिंगिंग से इम्प्रेस होके शिनपाची ने इसके नाम का एक फैन क्लब खोल रखा है जिसका शिनपाची कैप्टन है। नाउ बैक टू दी स्टोरी। शिनपाची की बात सुन के सभी बुलडॉग्स भड़क जाते हैं क्योंकि टक्कर अब उनके एंजॉयमेंट का एक सोर्स बन चुका होता है जिसे दिन में 2 बार पीट के इन्हें खुशी मिलती है। इसलिए वो टक्कर के साथ शिनपाची को भी पीटने की धमकी दे देते हैं अगर वो चुपचाप यहाँ से रफा दफा नहीं हुआ तो। पर चेले के साथ कुछ बुरा हो पाए उससे पहले अपने हीरो की टोली और चेले की लड़ाकू बहना यहाँ पे आ जाती है इन गुंडे मवालियों को सबक सिखाने। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर ये सब लोग यहाँ पे हैं तो जनरल स्टोर कौन संभाल रहा है, तो उसका खुलासा मैं अभी नई एपिसोड के एंड में करूंगा ताकि व्यूज ज्यादा आए। पर तब तक के लिए अपने हीरो की टोली बुलडॉग्स को धो धो के भीगी बिल्ली बना देती है और इन बुलडॉग्स को अपने कैप्टन के पास मदद के लिए भीख मांगने जाना पड़ता है। इनका कैप्टन बड़ा ही बिजी होता है अपने बाल सेट करने में मेरा मतलब अपनी विग सेट करने में, और एकदम से अपने चेले को अपने पास आया हुआ देख वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका राज उसके चेलों के सामने खुल गया था कि वो कोई स्टाइलिश कैप्टन नहीं बल्कि एक उजड़ा चमन है। फिर अपनी विग सेट करने के बाद वो हीरो की टोली के पास जाता है अपना मामला सेटल करने, पर अपने इतने सारे चंगू मंगू को पिटा हुआ देख के वो समझ जाता है कि ये मामला हाथ पांव की जगह दिमाग से ही सेटल करने में अपनी भलाई है। फिर वो अपने हीरो की टोली को एक डील ऑफर करता है, तुमको ये चूजा चाहिए तो ले जाना, हम किसी को भी हमारी गैंग में रहने के लिए फोर्स नहीं करते, पर हमारे भी कुछ रीति रिवाज हैं। हमारी गैंग को छोड़ने से पहले छोड़ने वाले को हमारे साथ बाइक रेस करनी पड़ती है।
अगर वो रेस जीता तो वो गैंग छोड़ के जा सकता है, पर तुम्हारा दोस्त टकर अभी मुझे उस हालत में लग नहीं रहा कि वो हमारे साथ रेस कर पाएगा, इसलिए उसकी जगह तुम चारों को हमारे साथ रेस करनी पड़ेगी। अगर तुम रेस जीते तो तुम टक्कर को यहाँ से लेके जा सकते हो, पर अगर तुम रेस हारे तो फिर टक्कर के बारे में भूल जाना, क्योंकि फिर वो हमारा बस पालतू कुत्ता / पंचिंग बैग बन के रह जाएगा। तो बोलो, शर्त मंजूर है? बॉस की शर्त सुन के गिन उसे स्वीकार लेता है, क्योंकि इतने सारे बंदों को पीटना उसे आफत का काम लगता है। और इसी के साथ अब हम आ जाते हैं रेस ट्रैक पे। रेस शुरू होने से पहले बुलडॉग्स का कैप्टन बाइक रेस के रूल्स क्लियर कर देता है कि इस रेस में कोई रूल्स नहीं है, तुम्हें बस जीतना है। अब वो तुम ईमानदारी से जीतो या फिर सामने वाले की खोपड़ी फोड़ के, उससे यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी छटे हुए बदमाश हैं। रूल सुनने के बाद भेना बुलडॉग से उनका एक स्कूटर रेस के लिए उधार पे मांगती है, क्योंकि अपने हीरो की टोली के पास रेस करने के लिए 4 मेंबर होते हैं, पर स्कूटर सिर्फ एक। तुम्हारे पास बस एक ही बाइक है, तुम्हें खुद को बाइकर गैंग कहते हुए शर्म नहीं आती? ओए, ये शर्मिंदगी की नहीं, गर्व की बात है। हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बाइकर गैंग हैं। अपने हीरो की टोली की बात सुन के बॉस समझ जाता है कि ये लोग फकीर हैं, फिर वो उन्हें अपना एक स्कूटर उधार पे दे देता है और अब शुरू हो जाती है बाइकर गैंग और अपने हीरो की टोली के बीच रेस। रेस शुरू होते ही बुलडॉग्स अपने हीरो की टोली के आगे निकल जाते हैं और उनके आगे निकलती उनके कुछ चमचे एक पीपा अपने हीरो की टोली के ऊपर फेंक देते हैं, ताकि हीरो की टोली उससे टकरा के गिर जाए और रेस शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। पर अपने हीरो की टोली में होती है कागुरा, जो अपनी राक्षसों जैसी ताकत से उस पीपे को एक ही बार में उड़ा फेंकती है और वो पीपा जाके बुलडॉग्स की एक टीम को लग जाता है और इसी के साथ बुलडॉग्स की टीम के 4 में से 2 मेंबर आउट हो जाते हैं। पर बुलडॉग्स अपनी इस हार से भी चीटिंग करना नहीं छोड़ते और एक पीपे से रेस ट्रैक पे तेल डोल देते हैं, जिससे गिन और कागुरा की गाड़ी स्लिप खा के आउट ऑफ ट्रैक चल जाती है और अपने हीरो की टोली से भी 2 मेंबर्स आउट हो जाते हैं और अब मुकाबला बचा होता है इन चारों के बीच। बुलडॉग्स की टीम का एक मेंबर हीरो की टोली को अपने पास आता हुआ देख उन पे लाठीचार्ज कर देता है, जिसमें से एक लाठी भेना के भी पड़ जाती है और फिर भेना पगला जाती है और बुलडॉग्स के कैप्टन को पकड़ के दूचने लगती है। भेना के हंगामे से कैप्टन की विग उतर जाती है और अब कैप्टन का राज सबके सामने खुल चुका होता है। ये देख के भेना शॉक में चल जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने कैप्टन की विग नहीं उतारी है बल्कि उसके बाल नोच खाए हैं और फिर वो नॉकआउट हो जाती है और चेले को गाड़ी संभालनी पड़ती है। इसी बीच कैप्टन अपने चेले को समझाने की कोशिश करने लगता है, देखा तेने, उस डैन ने मेरे बाल नोच खाए और तुम्हारे हैंडसम बॉस को उजड़ा चमन बना दिया, इसी वजह से तो मैं लड़कियों को डेट नहीं करता हूँ और आज भी सिंगल हूँ। बॉस, उस छमिया ने आपको उजड़ा चमन नहीं बनाया है, उजड़े चमन तो आप बरसों से हो। और रही बात आपकी डेटिंग लाइफ की, तो आप सिंगल जाकिर भाई की तरह हक से नहीं बल्कि मजबूरी से हो, क्योंकि किसी भी लड़की को उजड़े चमन में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो तू मेरा राज जानता है? मेरा मतलब तू इस बात को अपने बीच ही रखेगा ना? काश रख पाता बॉस, पर आपके बालों और डेटिंग लाइफ का हाल पहले ही बुलडॉग्स में सभी को पता है। ये सुन के बॉस निराश हो जाता है, पर आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि रेस अभी भी बाकी है। रेस की ओर आगे बढ़ते ही पीछे से एक कार्ड को खींचती हुई कागुरा भी दोबारा से रेस में आ जाती है और अब हमारी हीरो की टोली में वापस से 4 मेंबर हो जाते हैं। और अब आप लोग पूछें कि गिन कहाँ है, तो गिन यहाँ है। गिन को 60 साल के बुड्ढे के रूप में देख के बॉस उस पे हंस पड़ता है और इसी बात का फायदा उठा के गिन बॉस के चेले को नॉकआउट करके उसकी जगह ले लेता है और अब इस गेम का सारा नतीजा गिन की मुट्ठी में होता है, क्योंकि वो कभी भी बुलडॉग्स के कैप्टन को नॉकआउट करके ये रेस जीत सकता है। पर इस बार गिन कैप्टन को एक डील ऑफर करता है और वो होती है शिनपाची के साथ बची कुची रेस ईमानदारी से करने की, ताकि शिन अपनी मेहनत से उसके दोस्त को बुरे शिकंजों से आजाद कर सके और उनकी दोस्ती वापस से हो सके। कैप्टन के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो गिन की डील एक्सेप्ट कर लेता है। इस बीच फिनिश लाइन के एंड पे बुलडॉग्स टकर को धो रहे होते हैं, उसे सुनाते हुए, तेरे दोस्त तो रेस हारेंगे ही सही, क्योंकि हमने रेस ट्रैक में जाल ही इतने बिछा रखे हैं, फिर हम तुझे दिन में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मार के अपना दिन का टाइम पास करेंगे, समझा क्या? ले अभी से कुछ मार खाने की प्रैक्टिस कर ले। ये कह के बुलडॉग्स एक और बार टक्कर के दे मारते हैं, पर अब उन्हें कौन बताए, उनके बॉस ने फेयर एंड स्क्वायर रेस करने की डील साइन कर ली होती है। और अब हम वापस से आ जाते हैं रेस ट्रैक पे। अपने स्कूटर को फुल स्पीड में भगाते भगाते शिनपाची अपने स्कूटर से अपना कमांड खो बैठता है और उसका स्कूटर गिरने ही वाला होता है, जिस वजह से वो ये रेस हार जाता और अपना दोस्त भी। इसलिए वो अपना फिसलता हुआ स्कूटर बुलडॉग्स के घोड़े पे दे मारता है,
ताकि खुद के साथ बुलडॉग्स के कैप्टन का वाहन भी निमट जाए। अब चेले को कौन समझाए, उसने एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले ली होती है। फिर शिनपाची और ये उजड़ा चमन अपने पांव से भाग के अपनी रेस कंटिन्यू करते हैं और इन्हें भागते भागते शाम हो जाती है। इतना भागने की वजह से उजड़े चमन के पांव चटक जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को भागना नहीं, रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले सड़क पे गिर जाता है और अपना चेला ये रेस और अपना दोस्त जीत जाता है। शिनपाची को अपने लिए इतना करते हुए देख टकर उसे माफ कर देता है और वापस से उसका दोस्त बन जाता है। और ये कहानी सबके लिए एंडिंग ले आती है, सिवाय हासेगावा के, क्योंकि अपने हीरो की टोली जनरल स्टोर को साडारू के भरोसे ओपन छोड़ गई होती है। चलिए अब अपन चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है बॉक्सिंग मैच से। बॉक्सिंग रिंग की एक साइड में खड़ी होती है आंटी जी, जो अपने पति देव से तू में करके अपने घर से बेदखल हो चुकी होती हैं और अब उनके पास ना आज रात का खाना खाने के पैसे होते हैं और न ही कहीं रहने के, अर्थात अगर वो ये मैच का विनिंग प्राइज नहीं जीती तो वो सड़क पे आ जाएंगी। और हमारी बॉक्सिंग रिंग के दूसरी साइड में खड़ी हैं पॉप आइडल और सू। इनका करियर टॉप पे था जब ये अपने पापा को अब्यूज करते हुए उनके बारे में गंदे गंदे गाने गाया करती थी, पर अपने बाबूजी के साथ सुलह करने के बाद इनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया और इन्हें यहाँ कुछ चंद पैसों के लिए बॉक्सिंग करने आना पड़ा। इससे हमको पता चलता है टेलर स्विफ्ट इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को रोस्ट करना कभी नहीं छोड़ती। चलिए अब हम चलते हैं हमारे बॉक्सिंग मैच पे। लड़ो कुतियाओ, मेरा मतलब लड़ो लड़कियाओ। चले क्या लगता है तुझे कौन जीतेगा? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? गेन मेरी प्यारी ओटसुई जीतेगी। ये फैशन शो का नहीं बॉक्सिंग का मुकाबला है। चले आंटी जी की तून देखी है तेने? मेरा मतलब आंटी जी का शरीर देखा है तेने? स्नोलेक्स जैसा है। एक बार वो ओटसू के ऊपर बैठ गई ना तो ओटसू आईसीयू में नहीं सीधा आरआईपी में जाएगी। मेरी ओटसू को बद्दुआ मत लगा गेन, और तुझे इतना ही भरोसा है आंटी जी पे तो आ मेरे साथ बेट लगा। तू हंस क्यों रहा है गेन? क्योंकि तुझे लगता है कि अपन दोनों के पास बेट लगाने का पैसा है। ओ चिले और गेन की बातचीत खत्म होती हम आ जाते हैं हमारे बॉक्सिंग मैच पे, जहाँ पे ओटसू भूल चुकी होती है कि ये एक बॉक्सिंग मैच है और वो जीतने के लिए अपने गिटार की आंटी जी के माथे पे दे मारती है, जिससे फाउल हो जाता है और ओटसू से उसका गिटार छीन लिया जाता है। ये देख के कागुरा बॉक्सिंग रिंग में कूद पड़ती है। अबे छोकरी कौन है तू? मैं हूँ तुम्हारी व्यूअर, जिसने आने का पैसा तो नहीं दिया है पर ये लड़ाई देखने के लिए अपना समय जरूर दिया है और मैं यहाँ पे खून खराबा देखने आई थी, इसलिए ओटसू को उसका गिटार वापस कर दो वरना मैं इन दोनों का सर फोड़ दूंगी। मेरा मतलब वरना फिर मैं भी इस बॉक्सिंग मैच में बॉक्सिंग करूंगी। अरे इस गेली को कोई रिंग के बाहर निकालो, इसकी भद्दी शक्ल की वजह से हमारी टीआरपी गिर रही है। क्या कहा तेने? मैं तेरा भी सर फोड़ दूंगी। और कुछ इस प्रकार से बॉक्सिंग मैच कॉमेडी सर्कस बन जाता है और ये सब देख के गेन और चेला यहाँ से चुपचाप कट लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने कि वो कागुरा के साथ हैं। पर घर जाते समय उन्हें बॉक्सिंग स्टैंड में ओकिटा मिल जाता है। फिर वो सब ये बॉक्सिंग मैच देखने की बजाय बॉक्सिंग स्टेडियम के बाहर आके गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को भी लड़कियों को पिटते हुए देखने में मजा आता है। ओकिटा मेरे भाई, हम वहाँ पे लड़कियों को पिटते हुए देखने नहीं बल्कि उनकी जाबाजी देखने गए थे, क्योंकि आज की नारी है सब पे भारी। पिटते समय लड़कियां जो बंदरों जैसा चेहरा बनाती है ना, मुझे तो उसे देख के बड़ी हंसी आती है। इसी वजह से तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार छुट्टी लेके यहाँ पे जरूर आ जाता हूँ। क्या तू हम लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है? और इन लड़ाकू लड़कियों में दिमाग इतना कम होता है कि तुम इनके मुंह पे भी इनका मजाक उड़ा दोगे ना तब भी ये पूछती रहेंगी, क्या तुम हम लड़कियों का मजाक उड़ा रहे हो? क्या अब तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अगर हाँ तो साफ साफ बोल, मैं तेरा भी माथा फोड़ दूंगी। ये सुन के गेन कागुरा के एक टिका देता है और कहता है, बाकियों का तो पता नहीं कागुरा, पर ये पुलिस वाला है, इसका माथा फोड़ने पे तुझे जेल जरूर हो जाएगी और हमारे पास इतना माल नहीं है कि हम तेरी जमानत करा सकें। इस कन्वर्सेशन के बाद ओकिडा अपने हीरो की टोली को अंडरग्राउंड शोडाउन में लेके जाता है, जहाँ पे डेथ मैचेस खिलाए जा रहे होते हैं। जीतने वाले को ढेर सारा पैसा मिलता है और हारने वाले को भगवान से मिलने का अवसर, और तो और इनके दर्शकों को सट्टा खेलने का एक मौका। ये देख के कागुरा ओकिटा पे भड़क जाती है। ओकिटा, ये क्या दिखा दिया तूने मुझे? अब ये देख के मुझे रात को बुरे बुरे सपने आएंगे और उससे मेरी ब्यूटी स्लीप खराब हो जाएगी और फिर अगले दिन मेरी आंखों पे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोल बोल बोल। तुझे ब्यूटी स्लीप की नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। क्या? ये सुन के कागुरा का माथा और गर्म हो जाता है, पर वो कुछ कह पाए उससे पहले चेला ओकिटा से पूछता है, ओकिटा ये सब तो इलीगल है और तू एक पुलिस वाला,
फिर तू ये सब क्यों नहीं रोकता है? मैं पुलिस वाला हूँ, इसी वजह से तो मैं ये सब नहीं रोक सकता हूँ। ये सब चीजों के पीछे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ रहता है। मेरी तरफ से इन लोगों के खिलाफ एक भी मूव और अगले दिन से बाय बाय शिनसेनगुमी। ये सुनने के बाद अपनी हीरो की टोली के समझ में आ जाता है कि ओकिटा उन्हें यहाँ पे क्यों लेके आया होता है, ताकि वो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज रोक सके। ओकिटा उन्हें हिंट देता है स्टेडियम में खड़े हुए फाइटर का नाम द बुचर डीमन है और ये सरीना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, प्लस इसके पास कोई ना कोई जानकारी जरूर हो सकती है उन लोगों के बारे में जो ये अंडरग्राउंड शोडाउन आयोजित कराते हैं। ओकिटा की बात सुन के अपने हीरो की टोली निकल जाती है बुचर डीमन के घर पे। उसके घर के बाहर पहुंच के चेला गिन से कहता है, सॉरी भाई गिन, मैं तुझे कामचोर, स्वार्थी, निकम्मा, निठुल्ला, मतलबी, लीचड़ आदमी समझता था, पर तेने जिंदगी में पहली बारी सही पर एक अच्छा काम करने की ठान ली है, वो भी बिना किसी नाम के लालच के। इसलिए मैं तुझसे दिल से माफी मांगता हूँ। खुशी के आंसुओं के साथ चेला ये बात कहता है, रो मत चेले, शिनसेनगुमी में ओकिटा बड़ी ही हाई पोस्ट पे है। अगर अपन ने ये काम पूरा कर दिया तो वो सरकारी पिल्लों से बात करके कुछ धनराशि अपन में बंटवा के अपने को माला माल कर देगा। क्या? तो तेने ये जॉब इसलिए नहीं ली है क्योंकि तुझ में परिवर्तन आया है, बल्कि तू इस भले काम में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। चेले का डायलॉग खत्म होते ही घर के अंदर से एक चीख की आवाज आती है, जिसे सुनते ही गिन भागा भागा वहां चल जाता है। पर घर का दरवाजा खोलते ही गिन को पता चलता है इस घर में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं और वो चीख की आवाज भी इन्हीं की थी, क्योंकि बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो और कौन मचाएगा। गिन को अपने घर में झांकते हुए देख इस घर का मालिक गिन पे 1000 ईयर ऑफ डेथ का दाव चला देता है, जिसके बाद गिन की चीखें अंतरिक्ष तक में सुनाई देती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद घर का मालिक गिन से माफी मांगता है उसकी एनल वर्जिनिटी लेने के लिए और अपने हीरो की टोली मकान मालिक से पूछती है कि तेने कहीं ऐसे आदमी को देखा है क्या जो डीमन का मास्क पहन के घूम रहा था? ऐसे अजीब से आदमी से तुमको क्या काम है? कहीं तुम लोग डीमन स्लेयर्स तो नहीं जो उस डीमन का वध करने आए हो? हमें ना डीमन में इंटरेस्ट है और ना ही उसकी जान में, हमें सिर्फ उसके मालिक में इंटरेस्ट है जो कि धंधे पानी के नाम पे उससे सचमुच में डीमंस वाले काम करवा रहा है। बाकी अगर डीमन के पास कुछ खजाना बजाना हुआ तो फिर जरूर उसमें मेरी कुछ रुचि जग सकती है। खजाना? डीमन के पास तो सिर्फ एक ही खजाना है और वो है ये बच्चे। मकान मालिक ये कहते हुए अपना डीमन मास्क पहन लेता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिसकी वजह से अपनी हीरो की टोली की हालत टाइट हो जाती है। तो तू तो बुचर डीमन है? पता है मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता है। आप मास्क पहने या ना पहने, आप लगते तो डीमन जैसे ही हैं, यानी कि भद्दे और डरावने। मेरा मतलब तुम लोग यहाँ कैसे और क्यों आए हो से था। फिर अपनी हीरो की टोली उसे अपने यहाँ आने का रीजन बताती है, अर्थात उसके मालिक को रोकने का, ताकि एंटरटेनमेंट के नाम पे जो रोज रोज अंडरग्राउंड शोडाउन में कत्ल होते हैं वो रुक सके। और रही बात उसके इस घर को ढूंढने की, तो उन्होंने बस बुचर डीमन को अंडरग्राउंड शोडाउन से यहाँ तक फॉलो किया होता है। अपनी हीरो की टोली की बात सुन के बुचर डीमन अपनी हीरो की टोली को खुद की कहानी सुनाता है। मैं किसी काम में अच्छा था तो वो था लड़ाई झगड़ा करना, और जब मुझे उस काम के पैसे मिलने लग गए तो वो काम मैं खुशी खुशी करने लग गया। पर वो कहते हैं ना, एक इंसान की तरक्की से दूसरा इंसान जलता है, और इसी वजह से मुझे मेरे काम में आगे बढ़ते हुए देख कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ थाने में जाके कंप्लेंट कर दी और मुझे उम्र कैद के लिए सलाखों के पीछे भिजवा दिया। तरक्की के नाम पे डीमन बाबा आप कत्ल कर रहे थे और आपको लगता है लोगों ने आपसे जल के आपको सलाखों के पीछे भिजवा दिया था? क्या हर सीरियल किलर के आप ही की तरह स्क्रू ढीले होते हैं? ताने ना दे बेटा तू मुझे, पुलिस वालों ने पहले ही मुझे लाठी, कोड़े, जूते, सोटे सब दे दिए हैं और ये बात मेरे दिमाग में फिट कर दी है। पर फिर एक दिन कुछ लोग मुझे ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने मेरी बेल करवा दी अंडरग्राउंड शोडाउन में लड़ने के बदले में। और फिर तेने उनकी डील स्वीकार कर ली क्योंकि तू सलाखों से बाहर निकलना चाहता था। नहीं, मैंने उनकी डील स्वीकार करी क्योंकि अब मैं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था। पर मुझे क्या पता था अंडरग्राउंड शोडाउन में डेथ मैचेस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर ये बच्चे कहां से आए? अंडरग्राउंड शोडाउन से कुछ ज्यादा ही पैसे मिल रहे थे क्या जो उनसे अयाशी करके तेने इतने बच्चे कर लिए? नहीं बे ढक्कन, सालों तक जेल की हवा खाने के बाद मेरी आंखें थोड़ी खुल गई थी और मुझे कुछ भले कर्म करने थे, इसलिए मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और ऐसे करते करते इतने सारे अनाथ बच्चे मुझे पापा पापा बुलाने लग गए। तो अब तू इन भूखे बच्चों को पालने के लिए कत्ल करता है या खुद को सलाखों से बाहर रखने के लिए? दोनों। अगर ऐसा है तो तुझे जल्द ही दूसरा काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए
क्योंकि तू जल्दी अपनी इस जॉब से बेरोजगार होने वाला है। पागलों जैसी बातें ना कर, तुझे पता नहीं है अंडरग्राउंड शोडाउन के पीछे किसका हाथ है? तो तू बता दे। बता तो देता, पर वो मुझे भी पता नहीं है, पर मैंने सुना है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और उससे पंगा लेना मतलब कि यमराज के घर पे दस्तक देना है। मेरी टेंशन ना ले तू बूचर डीमन, यमराज से मेरी पुरानी दोस्ती है। अगर तुझे किसी की टेंशन लेनी है तो इन बच्चों की ले, क्योंकि इनका बाप जल्द ही बेरोजगार होने वाला है और ये बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाले हैं। ये कह के गिन अपनी टोली के साथ अपने घर लौट जाता है। अब गिन ने बूचर डीमन को अरेस्ट करके शिनसेनगुमी के हवाले क्यों नहीं किया? उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला, वो पुलिस वाला नहीं है, अर्थात उसे ये काम करने के पैसे नहीं मिले। दूसरा, अगर वो इसको अरेस्ट करवा देगा तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? गिन उसके पास तो खुद की रोटी खरीदने के पैसे नहीं होते, इन सब की कहां से खरीदेगा? और तीसरा, गिन के फेवरेट टीवी शो देखने का टाइम हो गया होता है, अर्थात बूचर डीमन को पकड़ना मतलब अपने फेवरेट शो का ओपनिंग थीम सॉन्ग मिस कर देना है, जो कि गिन कतई नहीं चाहता था। इस बीच ओकिटा कुछ गुंडे मवालियों की धुलाई कर रहा होता है अंडरग्राउंड शोडाउन के मालिक को पकड़ने के लिए, पर उसके हाथ सिर्फ कुछ छुटपन नहीं लगते हैं जिनके पास अपने बॉस से रिलेटेड कुछ खास जानकारी नहीं होती। ओकिटा को अपने छुट्टी के दिन काम करते हुए देख हिजिकाटा देख लेता है और फिर उससे सारी बात उगलाता है, क्योंकि ओकिटा अपने काम वाले दिन ही काम नहीं करता तो उसको अपनी छुट्टी वाले दिन काम करते हुए देख डाउट तो होगा ही सही ना। सारी बात जानने के बाद अगले दिन हिजिकाटा ओकिटा के साथ गिन को भी समझाता है, जो चल रहा है उसे चलने दो, वरना अंडरग्राउंड शोडाउन का बॉस सलाखों के पीछे जाए ना जाए शिनसेनगुमी अपनी जॉब से बाहर जरूर निकल जाएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड शोडाउन के पीछे टेंडोशो ग्रुप का हाथ है। इस ग्रुप में वो अमांटो हैं जो अपनी हाथों की उंगलियों पे शोगन और गवर्नमेंट को नचाते हैं और बिहाइंड दी सीन्स इस कंट्री पे उन्हीं का कंट्रोल है, अर्थात गिंटामा सीरीज के असली विलन यही लोग हैं। ये अपने फायदे के लिए बहुत इलीगल काम करते हैं, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है पहले वो अपनी नौकरी से निकाला जाता है और फिर इस दुनिया से। और ये अंडरग्राउंड शोडाउन भी इन्हीं का एक इलाका है जहाँ पे डेथ मैचेस करवाते हैं अपने मनोरंजन के लिए। हिजिकाटा की इतनी बड़ी स्पीच के बाद हो जाती है रात और इससे हमें पता चलता है हिजिकाटा कितनी देर तक नॉन स्टॉप बोल सकता है अगर बात उसकी नौकरी पे आ जाए तो। खैर, रात के समय अंडरग्राउंड शोडाउन का मालिक बूचर डीमन का खात्मा करने के लिए अपने कुछ छुटपन्ने और अपना नया जाबाज वॉरियर भेज देता है, क्योंकि गिन से बात करके बूचर डीमन में परिवर्तन आ गया होता है और उसने अंडरग्राउंड शोडाउन के डेथ मैचेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया होता है और ये बात अंडरग्राउंड शोडाउन के मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती। बूचर डीमन को पता होता है अंडरग्राउंड शोडाउन के मालिक को मना करना यानी कि अपनी जान से हाथ धो बैठना है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ चुपचाप रात में दूसरे देश खिसक लेने की सोच लेता है, पर वो भाग पाए उससे पहले अंडरग्राउंड शोडाउन के कुछ छुटपन्ने उस पर हमला कर देते हैं। पर इस बात का अंदाजा अपने हीरो गिन ने पहले लगा लिया होता है और इसी वजह से उसने अपने छुटपन्नों को इन छुटपन्नों से लड़ने के लिए भेज दिया होता है, ताकि बूचर डीमन आराम से देश छोड़ के भाग सके। और अब रही बात कि वो खुद क्यों नहीं आया होता, तो मैंने आपको बताया था ना, रात को उसका फेवरेट टीवी शो आता है जो कि वो कतई मिस नहीं करता है। और अब रही बात बूचर डीमन के भागने की, तो वो सही सलामत नहीं भाग पाता, क्योंकि जब चेला और कागुरा इन छुटपन्नों से लड़ने में बिजी होते हैं उसी समय अंडरग्राउंड शोडाउन का नया जाबाज फाइटर बूचर डीमन का खात्मा कर देता है और इसका नाम होता है बीहीमथ। अपने बाप को जाता हुआ देख सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए और जॉब्स में पहुंच जाते हैं, पर इन बच्चों को अब कौन समझाए, गिन फ्री में काम नहीं करता। पर ये बात जानते हुए भी ये सभी बच्चे यहाँ पे बड़ी आशाओं के साथ आए होते हैं और अपने सारे खिलौने गिन को ऑफर कर देते हैं एज ए पेमेंट अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए। होता तो ये सब कबाड़ा ही है, पर बच्चों की आंखों में आंसू देख के गिन उनकी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और निकल जाता है अंडरग्राउंड शोडाउन पे ताले लगाने। गिन को जाता हुआ देख हिजिकाटा उसे एक और बार समझाने की कोशिश करता है। हीरोपंती तब तक ही अच्छी लगती है जब उससे लड़की पट रही हो और मरने के चांसेस 0% हो, पर जो तू करने जा रहा है वहां से तेरे जिंदा वापस आने के चांसेस 0% हैं। हो सकता है हिजिकाटा कि मैं वहां जाऊं और मर जाऊं, पर अगर मैं वहां नहीं गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी आत्मा है, जो कि इन बच्चों को दुखी देख के मुझे जिंदगी पर शांति से जीने नहीं देगी। गिन की ये बात सुन के चेला और कागुरा भी मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी अपनी पेमेंट लेके गिन के पीछे निकल जाते हैं। उनको जाता हुआ देख हिजिकाटा कहता है, बहादुरी और बेवकूफी में 2 पल का ही फासला होता है और जो तुम करने जा रहे हो वो बहादुरी नहीं है। हो सकता है हिजिकाटा
पर अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होना ये कमजोरी और बेवकूफी भी नहीं है। हो क्या गया है आज सबको, ये कॉमेडी शो को इमोशनल शो बनाने में क्यों लगे हैं? बेवकूफ है ना ये सब हिजिकाटा, इसलिए। सही कहा तेने ओकिटा। ओए अब तू कहाँ जा रहा है? इट टर्न्स आउट हिजिकाटा, मैं भी इन सभी की तरह बेवकूफ हूँ। और अब हम आ जाते हैं अंडरग्राउंड शोडाउन में, जहाँ पे बीहीमथ अपने सभी ओपोनेंट्स के टुकड़े कर रहा होता है और टेंडोशू के एक मेंबर का दिल बहला रहा होता है कि तभी बैटल अरीना में बूचर डीमन आ जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कल ही तो बूचर डीमन को यमराज से मिलाया होता है। फिर शुरू होता है बूचर डीमन वर्सेस बीहीमथ के बीच फाइटिंग मैच के स्टार्टिंग में मुकाबला बराबरी का लग रहा होता है, पर एंड में आते आते अपनी कहानी का हीरो गेंदबाजी मार जाता है क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर जो होता है। बीहीमथ को ढेर होते हुए देख अंडरग्राउंड शोडाउन के सभी छुटपन्ने गिन से लड़ने / बदला लेने बैटल अरीना में आ जाते हैं, क्योंकि गिन की वजह से सिर्फ बीहीमथ नहीं आ रहा होता बल्कि इन सभी का जुए में लगाया हुआ पैसा भी डूब गया होता है। पर इन सभी की किस्मत गंदी होती है क्योंकि गिन यहाँ पे अकेला नहीं आया होता और ये उस पे गैंग अप करने की जगह चेले, कागुरा और शिनसेनगुमी का शिकार बन जाते हैं। पर दुख की बात तो ये होती है अंडरग्राउंड शोडाउन का असली मालिक बच के निकल जाता है, क्योंकि अभी गिंटामा एनीमे में 300 से भी ज्यादा एपिसोड बाकी हैं। सब कुछ इसी एपिसोड में देखना है तुम लोगों को। चलो अब अपन चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टन कोंडो से, जो अपना होरोस्कोप देख रहे होते हैं टीवी में, और होरोस्कोप रीडिंग के हिसाब से आज का दिन वर्गो राशि वालों के लिए बहुत ही बुरा जाने वाला होता है। और सोचिए कैप्टन कोंडो की कौन सी राशि होगी? जी हाँ, वर्गो। और ये सुनती कैप्टन कोंडो की फट जाती है, पर होरोस्कोप पढ़ने वाली यहाँ पे नहीं रुकती और अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले कैप्टन कोंडो को एडवाइस देके जाती है। सुनो वर्गो राशि वालों, आज लाल कपड़े पहन के बाहर निकलना क्योंकि आज तुम्हारी बॉडी खून से लथपथ होने वाली है। कोई कहीं तुम्हें मरा हुआ समझ के कहीं गाड़ ना दे। थैंक यू। ये सुन के कैप्टन कोंडो खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि ये भविष्यवाणियां सच थोड़ी होती हैं, ये तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने और ठगने के तरीके हैं। क्यों ओकिटा? पर कोंडो के कहते ही ओकिटा अपनी लाल रंग की चड्डी उतार के कैप्टन कोंडो को दे देता है, कहते हुए, कैप्टन कोंडो, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप पिटो, आपकी हड्डियां टूट जाएं, चूर चूर हो जाएं, आपकी चमड़ी उधड़ जाए, पर आप जीवित रहो। ये लीजिए मेरी चड्डी, ये थोड़ी गंदी है क्योंकि 2 मिनट पहले तक इसे मैंने पहन रखा था, पर कम से कम ये आपको जीवित तो रखेगी। रेस्ट इन पीस कैप्टन कोंडो। मेरा मतलब भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा मतलब भगवान आपको जीवित रखे। ये कह के ओकिटा चल जाता है और पीछे से कैप्टन कोंडो कहते हैं, ओकिटा ये दुआ थी या बद्दुआ? कि उतने में हिजिकाटा आ जाता है और कोंडो को अपना रेड स्कार्फ देते हुए कहता है, कैप्टन कोंडो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो तू ये मुझे क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाद मुझे आपकी भी आखिरी निशानी संभाल के रखनी पड़े। क्या? ये कह के हिजिकाटा भी यहाँ से चल जाता है और कैप्टन कोंडो टेंशन में आ जाते हैं। ये मेरे को इतना डरा क्यों रहे हैं? भविष्यवाणियां सही में सच होती हैं क्या? कैप्टन कोंडो, भविष्यवाणियों का तो पता नहीं, पर कल रात को इन दोनों ने ऐसा काम जरूर किया है जिसकी वजह से आज आपके एल लगने वाले हैं। और हमारे ये कहती पुलिस कमिश्नर मात्सु डायरा यहाँ पे भागे भागे चले आते हैं और आते ही कैप्टन कोंडो के लात की डेम मारते हैं। कोंडो, अगर मेरे 3 गिनने तक तू खड़ा नहीं हुआ तो मैं तुझे कभी खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगा। 3। कमिश्नर साहब, सठिया गए हो क्या? 3 से पहले 1 और 2 कौन गिनेगा? इतनी गिनती गिनने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना कोंडो, जो कि तेने मेरे पास छोड़ा नहीं है। कसम से कोंडो, तुझे सड़क से उठा के पुलिस में भर्ती करते समय मुझे पता था कि तू कभी ना कभी कोई ना कोई उल्टा काम जरूर करेगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू वो काम अंडरग्राउंड शोडाउन में जाके करेगा, वरना मैं तुझे पुलिस फोर्स की जगह यमराज के पास भर्ती कर देता। ये कह के कमिश्नर साहब अपनी बंदूक से कुछ छर्रे और फायर करते हैं। फिर हम आ जाते हैं कमिश्नर साहब की गाड़ी में, जिसमें वो कोंडो को बताते हैं कि अंडरग्राउंड शोडाउन टेंडोशू का इलाका था जिसपे तेने और तेरी टोली ने ताले लगवा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने को आज मिलने बुलाया है। ये सुन के कैप्टन कोंडो की आंखें बाहर आ जाती हैं और उन्हें अब जाके समझ आता है कि ओकिटा ने उसकी चड्डी और हिजिकाटा ने उसकी माँ की आखिरी निशानी उनको क्यों दे दी थी। और ये समझ में आती उनको उनका होरोस्कोप भी याद आ जाता है। वर्गो राशि वालों, तुम तो गए।
और ये बात याद आती कैप्टन कोंडो कमिश्नर की गाड़ी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। मम्मा, मैं अपना काम धाम छोड़ के बेरोजगार होके आपके पास रहने आ रहा हूँ। कोंडो, हम तेरे घर नहीं टेंडोशू से मिलने जा रहे हैं। तू जा बुड्ढे, मुझे अभी जीने का है। कायरो जैसी बातें ना कर कोंडो, हम समुराय हैं, अपने कोड से जीते हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तू भूल तो नहीं गया ना? बुड्ढे, मुझे तेरे साथ मरने का कोई शौक नहीं है। मैं अगर मरूंगा तो 80-90 साल की उम्र में, वो भी मेरी प्यारी ओटोई की गोदी में। शांत हो जा कोंडो, अगर अपन साथ मिलके काम करें तो अपन बच सकते हैं। अपने को बस टेंडोशू के कैसल तक पहुंचने का है, फिर टेंडोशू अपने को भरी जनता के सामने नहीं मार सकते हैं, वरना पूरी एडो सिटी में ये बात फैल जाएगी कि अंडरग्राउंड शोडाउन के घिनौने कामों के पीछे उन्हीं का हाथ था। सही में? हाँ, शायद, मे बी, पॉसिबली, संभावना तो है थोड़ी थोड़ी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। कोंडो! चिल्ला के कमिश्नर साहब कोंडो को वापस से गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। कोंडो बेवकूफ, क्या तुझे पता नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से नहीं अपने भाग्य से मरता है। अगर तेरा भाग्य अच्छा है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मार नहीं सकती है। तू थोड़ा लकी मैन देखा कर। भाग्य? मेरे भाग्य की तो पूरी बैंड बजी हुई है। वैसे कमिश्नर साहब, आपकी राशि का साइन क्या है? वर्गो। ये सुनते ही कोंडो दोबारा से कार के बाहर निकल जाता है। बुड्ढे, तेरी तो खुद की लंका लगी हुई है, तू मुझे क्या बचाएगा? मम्मा, प्लीज हेल्प मी। कोंडो के चिल्लाते ही कमिश्नर साहब कोंडो को दोबारा से कार के अंदर खींच लेते हैं और उसके माथे में बंदूक टान के उसे चुप होने के लिए बोलते हैं। पर जैसे ही कमिश्नर साहब गाड़ी के अंदर का मामला संभालते हैं, उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी को दूसरे की गाड़ी में ठोक देता है, गाड़ी के अंदर चले हुए इतने सारे हंगामे की वजह से। पर यह बात कमिश्नर साहब को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और दूसरे गाड़ी वाले के पास पहुंच के उस पे बंदूक टान के उससे पूछते हैं, तू एसएसएन है ना? सच सच बोल, तुझे टेंडोशू नहीं भेजा ना मेरा खात्मा करने के लिए? सर, एक तो आपने मेरी गाड़ी ठोक दी और अब आप मेरे को ठोकने की बातें कर रहे हो। आखिर हो कौन आप? हासेगावा की ये बात सुन के कमिश्नर साहब समझ जाते हैं कि ये कोई एसएसएन नहीं है, बट जस्ट टू बी सेफ वो हासेगावा की गाड़ी पे 2-4 बुलेट फायर करके उसकी गाड़ी के बाहर एक नन्हा सा बॉम्ब फोड़ देते हैं, ताकि हासेगावा की गाड़ी आउट ऑफ सर्विस चल जाए और वो चाह के भी उनका पीछा ना कर पाए। हासेगावा को ठिकाने लगाने के बाद कमिश्नर साहब अपने ड्राइवर को उसके घर भेज देते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा होता है कि टेंडोशू ने उनको बीच रास्ते में टपकाने के लिए एसेसिन्स हायर किए हैं, ताकि टेंडोशू के राज दबे रहने के साथ साथ उनका बदला भी पूरा हो जाए। और इसी वजह से कमिश्नर साहब अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो गाड़ी का कमांड अपने हाथों में ले लेते हैं और टेंडोशू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में कोंडो नोटिस करता है उनकी गाड़ी में साचान भी चढ़ चुकी है और फिर वो उससे सवाल जवाब करने लगता है। अबे कौन है तू? साचान दी एसेसिन, आपकी सेवा में। मार्सुडारा, असेसिन तो यहाँ है और तू जनता जनार्दन पे गोलियां चला रहा था, अब बंदूक कहाँ है तेरी? बाहर निकालना उसको, मेरी अर्थी उठने का इंतजार कर रहा है क्या तू? शांत हो जा बेवकूफ, इस एसेसिन को मैंने हायर किया है, ये मेरी पुरानी दोस्त साचान है। ये अभी पैसों के लिए लोगों को लुढ़काती है, पर पहले ये एक एलाइट सीक्रेट एजेंट हुआ करती थी, अर्थात इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जैसा कि तू जानता ही होगा, एक एसेसिन को मारने के लिए दूसरा एसेसिन हायर करना ही पड़ता है, मैंने वही तो किया है, क्यों साचान? कहते हुए कमिश्नर एक कट्टा साचान को पकड़ा देते हैं, पर हाल फिलहाल साचान ने अपने चश्मे नहीं पहने होते, क्योंकि वो उन्हें घर पे भुलाई होती है और उसको ये बंदूक पेपरमेंट स्प्रे लगता है, जिसकी वजह से वो ये बंदूक कोंडो पे टान देती है, कहते हुए, जनाब आपके मुंह से बदबू आ रही है, जैसे आपने आज नाश्ते में गोबर खाया हो। अपना मुंह खोलिए आप, मैं आपके मुंह को पेपरमेंट की खुशबू से महका देती हूँ। पागल औरत, अगर तेने ट्रिगर दबाया तो मेरे मुंह से खुशबू नहीं खून निकलेगा। जनाब पेपरमेंट स्प्रे से खून नहीं खुशबू निकलती है, लगता है आपके मुंह के साथ साथ आपकी खोपड़ी में भी गोबर भरा हुआ है। रुकिए, मैं उसे साफ करने में आपकी मदद करती हूँ। के साचान बंदूक फायर कर देती है। पागल औरत, ये बंदूक इधर ला। जनाब मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, मैंने अपना दिल पहले किसी और आदमी को दे रखा है। के साचान 2 बार और बंदूक फायर कर देती है, जिसकी वजह से कोंडो की चीखें निकल जाती हैं और कमिश्नर साहब का गाड़ी चलाते समय ध्यान भटक जाता है और आखिर में वो एलिजाबेथ का शिकार कर डालते हैं। बुढ़ाऊ, तेने किसको उड़ा दिया? अपने को उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, वरना अपन पे हिट एंड रन का केस हो सकता है। बेवकूफ, अपन खुद ही पुलिस है, अपने पे केस कौन करेगा? पर सर, आप जीव हत्या कर रहे हो। जीव हत्या नहीं, मैंने तेरी रक्षा करी है बेवकूफ।
वो एक एसेसिन था। कुछ भी? आपको कैसे पता कि वो एसेसिन था? मैं कमिश्नर हूँ बेवकूफ, मुझे सब पता होता है। और ऐसी कोंडो और कमिश्नर साहब की लड़ाई के बीच एलिजाबेथ का बदला लेने काटसूरा आ जाता है, जिससे बचने के लिए कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे घुसाड़ देते हैं जहां से बिना खरोच पड़े बाइक भी ना निकले, और अपनी कार को दोनों साइड से घसीटते घसीटते एक खंबे पे दे मारते हैं। और अब कमिश्नर साहब और कोंडो के पास कोई वाहन नहीं होता टेंडोशू तक पहुंचने के लिए, कि उसी समय उनके सामने से 3 साइकिलिस्ट जा रहे होते हैं और उन्हें देख के कमिश्नर साहब कहते हैं, देखा कोंडो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, उन्होंने अपने लिए वाहन भेज दिया। सर, पॉजिटिविटी लेवल तो आपका बहुत अच्छा है, पर क्या गारंटी है कि ये लोग आपको साइकिल दे देंगे? बेवकूफ, शिद्दत से चाहो तो भगवान भी दर्शन दे देते हैं, ये लोग अपनी साइकिल कैसे नहीं देंगे? तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। सर, आप साइकिल रख लो, बस मुझे बख्श दो प्लीज। और कुछ इस प्रकार से कमिश्नर साहब साबित कर देते हैं कुछ काम असंभव नहीं होता अगर आपके पास कट्टा हो तो, मेरा मतलब अपने आप पे विश्वास हो तो। फिर ये तीनों टेंडोशू के कैसल की ओर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में साइकिल चलाते समय साचान को अपने आगे अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उसके आगे कोंडो जो बैठा होता है जिसने अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी होती है। साचान की आंखें खराब होने की वजह से उसे अपने आगे अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता, और यह देख के वो सोचती है, क्या किसी ने मुझ पे काला जादू टोना कर दिया है जिस वजह से मुझे अंधकार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं साचान नहीं, तू ऐसे अंधकार के आगे नहीं झुक सकती है। और ऐसी साचान खुद ब खुद से बड़बड़ाती हुई अपने अंधकार यानी कि टेंडो के बट में एक कुनाई घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से टेंडो के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, उई। कुनाई की अपने बट में पड़ते ही कोंडो उछल के जमीन पे जा गिरता है, पर साचान को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो अपनी आंखों के आगे से अंधकार के गायब होने की खुशियां जो मना रही होती है। साचान, तू अंधकार से जीत गई, तू जीत गई, ये! इस एक्सीडेंट के बाद साचान को साइकिल की फर्स्ट सीट पे बिठा दिया जाता है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने भी ब्लैक ड्रेस ही पहनी होती है कोंडो की तरह, और वो अपनी बट की वर्जिनिटी नहीं खोना चाहते। पर थोड़ी देर बाद कमिश्नर साहब साइकिल चलाते चलाते थक जाते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं, और उसी जगह उसी समय प्रिंस हाटा पालने के लिए कुछ नए जानवर देख रहे होते हैं। मैनेजर, कितने प्यारे हैं ना ये जानवर, तुझे क्या लगता है मुझे इन्हें पाल लेना चाहिए? बिल्कुल पाल लेना चाहिए प्रिंस हाटा, अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने के अलावा आपकी बस यही तो एक और हॉबी है। मैनेजर, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि तू मेरी सहायता करने के लिए है या फिर मुझे रोस्ट करने के लिए। आएगा भी कैसे प्रिंस हाटा, आपकी खोपड़ी में दिमाग की जगह भूसा जो भरा पड़ा है। क्या कहा तेने? यही कि आपको ये सभी पक्षी पाल लेने चाहिए प्रिंस, क्योंकि ये सभी तो बड़े ही क्यूट हैं। अच्छा। प्रिंस हाटा के कहते ही उनकी खोपड़ी के पीछे एक बंदूक आ जाती है। एसेसिन, आखिर तू मेरे हाथ लगी गया, कोई आखिरी इच्छा? अबे मैं एसेसिन नहीं, प्रिंस हाटा हूँ। काटा? ये कैसा नाम है? तू मुझे नकली नाम से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है एसेसिन। सच कबूल ले, वरना 2 गोली में तेरे माथे में मारूंगा और सच अपने आप ही बाहर निकल आएगा। पहली बात तो मैं प्रिंस काटा नहीं, प्रिंस हाटा हूँ, और दूसरी, मैनेजर तू खड़े खड़े तमाशा देखने की पगार लेता है क्या? इसे समझाना, मैं एसेसिन नहीं मासूम हूँ। सर, बंदूक किसी के माथे पे टान के उन्हें डराने के लिए नहीं होती, हाँ, उसे चलाने के लिए होती है। जल्दी ट्रिगर दबाओ और निपटा दो इन्हें। क्या? हाँ, बस मुझे बख्श देना। ठीक है, पर बदले में मुझे तेरी एक कार भी चाहिए होगी। बिल्कुल ले जाओ सर, मेरे कौन से पैसे लगे इस कार को खरीदने में? ये तो इस कार्टून काटा हाटा के बाप के पैसों की कार है। और कुछ इस प्रकार से अपने पांवों को आराम देने के लिए कमिश्नर साहब एक कार का बंदोबस्त कर लेते हैं। फिर कोंडो नई नवेली कार को भगाता हुआ टेंडोशू के महल की ओर निकल जाता है, पर उसकी बुरी किस्मत कह लो या कमिश्नर साहब के बुरे कर्मों का फल, पर बीच रास्ते में उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस वजह से कमिश्नर साहब अपनी बंदूक को कोंडो की खोपड़ी पे टान लेते हैं। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया कोंडो? बॉस, गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल तो खत्म होगा ही ना। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, क्या मैंने तुझे बताया नहीं कोंडो? आई हेट एक्सक्यूजेस। के कमिश्नर साहब कोंडो पे अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो तो कोंडो की किस्मत अच्छी होती है कि उसे बीच रास्ते में 2 पल में ही एक काट मिल जाती है, जिसमें वो बॉस और साचान को बिठा के टेंडोशू के महल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी बैल की तरह उठा लेता है, वरना वो तो आज भगवान को प्यारा हो ही गया था। बीच रास्ते में इन सभी से अपनी एलिजाबेथ का बदला लेने काटसूरा आ जाता है और साचान की ओर बॉम्ब फेंक देता है, जिसे देख के कोंडो की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि अब उसे लग रहा होता है कि वो टेंडोशू के पास पहुंचने से पहले भगवान को प्यारा हो जाएगा।
पर टेंशन नोट, क्योंकि टाइम बॉम्ब के फटने की टाइम लिमिट बहुत ही लंबी होती है और साचान उसे बड़े आराम से कहीं और फेंक सकती है। पर साचान टाइम बॉम्ब फेंक पाए उससे पहले उसकी आंखों के सामने गिन आ जाता है और वो उसकी आंखों में डूब के बॉम्ब को फेंकना भूल जाती है और वो बॉम्ब वहीं पे ही फट जाता है। आखिर में जैसे तैसे करके मात्सुडायरा और कोंडो अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें टेंडोशू के लोग उन्हें अपनी स्पेसशिप में ले जाने आ जाते हैं और फिर इन दोनों की कार्रवाई शुरू होती है। टेंडोशूज पहले तो इन दोनों झंबूरों के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाते हैं, फिर इन्हें इनके काम के लिए शाबाशी देते हैं, क्योंकि अमांटो और अर्थलिंग्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम इनका होता है। पर अमांटो अपनी पावर और अथॉरिटी का कुछ ज्यादा ही गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस वजह से अमांटो और अर्थलिंग्स के बीच में पीस डिस्टर्ब हो सकती है और इसी वजह से टेंडोशू इन्हें मारने की जगह शाबाशी दे देते हैं, क्योंकि इनके इस कांड से वापिस से कुछ बैलेंस मेंटेन हो गया होता है दोनों के बीच में। पर साथ ही साथ टेंडोशूज इन दोनों झंबूरों को एडवाइस भी दे देते हैं ज्यादा हाई पोस्ट के मांटो से पंगा नहीं लेने का, वरना अंजाम तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। और इसी के साथ इनकी मीटिंग यहीं पे समाप्त हो जाती है एंड इट टर्न्स आउट डरने की तो कोई बात ही नहीं होती। मात्सुडायरा ने तो यूं ही सुबह से कोंडो की हालत टाइट कर रखी होती है। आखिर में मात्सुडायरा कोंडो को समझा के जाता है, अगली बार कुछ ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेना, ताकि तेरे वो करने से पहले मैं तेरी खोपड़ी में एक बुलेट फिट कर सकूं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक टीवी एडवर्टाइजमेंट से। मैनेजर मैनेजर कहाँ है तू? 24 घंटे काम करा करा के तेने मेरी तून निकाल दी है और मुझे हॉट बॉय से फैट बॉय बना दिया है। मुझे अभी के अभी महीने भर की छुट्टी चाहिए ताकि मैं जिम जाके वापस से हॉट बॉय बन सकूं। क्यों चिल्ला रहा है फैट बॉय? देखा तेने, अब तो तू भी मुझे फैट बॉय बोलने लगी है। मुझे जिम जाने के लिए छुट्टी चाहिए, वो भी अभी के अभी। जिम जाके कुछ फायदा नहीं होगा फैट बॉय, तू 1 महीना जिम जाके दूसरे महीने से जिम छोड़ देगा। उससे बढ़िया है तू हमारा नया रंग बिरंगा हुला हुप ट्राई कर, इससे अपने पेट के चारों ओर घुमा के तू यूं पतला हो जाएगा, वो भी मात्र 12,000 रुपए में। क्या 12,000? पर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, इसके लिए तो मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा मैनेजर। पैसों की टेंशन तू क्यों लेता है फैट बॉय? तेरे और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए जो अभी के अभी हमारे ये नए ब्रांड न्यू रंग बिरंगे उलोप ऑर्डर करते हैं, उन सभी के लिए मेरी तरफ से 90% ऑफ। आपको मात्र 1,000 रुपए देने हर महीने के आखिर में, वो भी मात्र 12 महीनों तक, और फिर ये हुला हुप हुए आपके। क्या बात है मैनेजर, अब तो मैं पतला हो जाऊंगा और नहीं मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा। ये पे। और इस एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होके कागुरा अपने लिए एक हुला हुप मंगा लेती है। अब तो मैं भी स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। ये पे। बेवकूफ! गिन कागुरा के माथे पे मारते हुए उससे बोलता है, इसका पैसा तेरा बाप भरेगा क्या? घबरा मत गिन, ये मैंने 90% ऑफ में मंगवाए हैं। 12,000 की चीज मात्र 1,000 रुपए में, जो कि अपने को मात्र 12 महीनों तक देनी है, वो भी हर महीने के आखिर में। गेली, इसको ऑफ नहीं EMI कहते हैं। मतलब गिन, ये सब चीजें भी EMI पे हैं? कागुरा के हाथों में इतना सारा टेली शॉपिंग का सामान देख के गिन की नाक से खून निकल आता है। कागुरा, ये सब तेने कहां से लिया? इन्हीं टीवी वाली आंटी से गिन, इन्होंने ये सब कुछ भी मुझे 90% ऑफ पे दिया है। गेली, अगर ये सब चीजें सही में भी 90% ऑफ में होती ना, तो भी तू इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मैं तुम्हें तनख्वाह के नाम पे सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू देता हूँ। जब वसूली वाले आएंगे ना इन चीजों का पैसा वसूल करने, तब जाके तेरी अकल ठिकाने पे आएगी, क्योंकि तेरे पास उन्हें देने के लिए पैसा तो होगा नहीं। फिर वो पहले तेरी गर्दन पकड़ेंगे, फिर तुझे अब्यूज करेंगे, फिर मारेंगे और आखिर में पूरे मोहल्ले के सामने तेरी बेइज्जती करके जाएंगे। पता है गेन, तभी तो शिपिंग एड्रेस में मैंने खुद की जगह तेरा नाम दे दिया था और डिलीवरी के समय भी तेरे नाम से ही साइन कर दिए थे। अब वसूली वाले तेरा गला पकड़ेंगे। ये सुन के गिन और चेला कागुरा का सारा माल उठा लेते हैं और इन्हें रिटर्न करने के लिए निकल जाते हैं, जिसे देख के कागुरा सिर्फ निराश ही नहीं होती बल्कि गुस्सा भी होती है और अपने गुस्से में वो गिन की तलवार उठा के उसे बेचने के लिए निकल जाती है, ताकि उन पैसों से वो टेली शॉपिंग कर सके। पर हर दुकान वाला उससे सिर्फ एक ही बात कहता है, मैम ये तलवार है या कबाड़? एक तो ये लकड़ी की है, प्लस इसमें से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, जैसे आप इसे किसी गंदे नाले से उठाकर ला रही हो। और तो और इस तलवार पे लेक टोया लिखा है, मतलब कि ये लेक टोया पे ऐसे सुवेनियर बेची जाती है। अर्थात पहले इस तलवार की वैल्यू ना के बराबर थी,
फिर आपने इसे यूज करके इसकी वैल्यू और घटा दी और नाले में गिरने के बाद तो इसकी वैल्यू घट के किसी कबाड़े जितनी हो चुकी है। इसके बदले पैसा नहीं, मैं तो आपको सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ कि भगवान आपको जल्दी उठा ले ऐसी गरीबी में तड़पाने की बजाय। कागुरा की अलग अलग दुकानों पे भटकते समय एडो सिटी में कल रात से एक खूंखार अमांटो घूम रहा होता है जो हर किसी से लड़ भिड़ के उनकी तलवारें छीन रहा होता है क्योंकि उसको संसार की सबसे ताकतवर तलवार की तलाश होती है और उसने सुना होता है समुराई की तलवार सितारों तक को चीर सकती है और इसी वजह से वो धरती पे आया होता है। पर इस बेवकूफ को कौन समझाए, ये तो सिर्फ एक मुहावरा होता है जो कि समुराई की विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। पर खैर ये बेवकूफ अमांटो उस तलवार की तलाश में एडो सिटी में हर किसी पे हमला कर देता है जिसके हाथ में इसको तलवार दिखती है और उनसे उनकी तलवारें छीन लेता है। तभी इस अमांटो का सामना होता है कुछ गवर्नमेंट के पिल्लों से जो कि इसे समझाते हैं सालों पहले लग चुका एडो सिटी में स्वॉर्ड बैन, फिर भी तू लेके घूम रहा है इतनी सारी स्वॉर्ड्स को, तुझे तो उम्र कैद की सजा होगी पगलू। वो बात अलग है, अगर तू हमारे साथ कोऑपरेट करे मतलब कि अपनी जेब ढीली करे तो हम तेरे इस अपराध को नजरअंदाज कर सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए में हर तलवार के जो तू कैरी कर रहा है, मतलब कि तेरी 20-30 तलवारों को नजरअंदाज करने के लिए हमें 20-30 लाख रुपए चाहिए होंगे, हर बंदे को अलग अलग। मतलब कि 60 लाख रुपए के बदले में तू सलाखों की हवा की बजाय एडो सिटी की हवा खा पाएगा। तो क्या कहता है? अब इन गवर्नमेंट के पिल्लों को कौन समझाए, ये अमांटो यहाँ पे एडो सिटी की ताजी ताजी हवा खाने नहीं आया था बल्कि सबसे ताकतवर तलवार की तलाश में आया था। इसलिए अमांटो साहब सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी नानी याद दिला देते हैं और उनकी तलवारें छीन लेते हैं। इसी बीच कागुरा अलग अलग दुकानों पे भटक के तंग आ चुकी होती है क्योंकि कोई भी गिन की खटारा तलवार को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता और इसी गुस्से में आके कागुरा गिन की तलवार को बार बार एक ब्रिज पे मारे जाती है जिस वजह से वो ब्रिज चकनाचूर हो जाता है और कागुरा का ये कांड बड़ी जल्दी स्वॉर्डचोर अमांटो के कानों तक भी पहुंच जाता है कि एक राक्षसनी लड़की ने एक लकड़ी की तलवार से पूरा का पूरा ब्रिज तोड़ डाला और ये बात सुनते ही स्वॉर्डचोर अमांटो के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी होती है, एक लकड़ी से बनी हुई तलवार जो पूरे ब्रिज को तोड़ सकती है। अगर ये सबसे ताकतवर तलवार नहीं है तो कौन सी है? और ये पहला बंदा होता है जो गिन की तलवार की अहमियत समझ गया होता है, पर ये कागुरा से उस तलवार को खरीदने की जगह उसे छीनने के लिए उस पे कूद पड़ता है। छोकरी, तेरे हाथों में जो तलवार है उसकी तलाश मुझे बरसों से थी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये तलवार तू मुझे दे दे। ये तलवार तो मैं तुझे दे दूं, पर तू इसके कितने रुपए देगा? तेरे हिसाब से तेरी जान की कितनी कीमत है? तेरी हैसियत है क्या मुझे खरीदने की जंबूर है जो मेरी जान की कीमत पूछ रहा है? मैं बहुत क्यूट, प्रीटी, जवान और हॉट हूँ, इसी वजह से मेरी कीमत 10 करोड़ से 1 रुपए भी कम नहीं है। अच्छा, फिर मैं तुझे तेरी इस तलवार के बदले में 10 करोड़ रुपए की तेरी जान बख्श दूंगा। हा 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 हा। ये सुन के कागुरा समझ जाती है स्वॉर्डचोर उसको फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला है और फिर वो अपने कुत्ते साडारू को मदद के लिए बुलाती है। साडाहारू, देखो मैंने तुम्हारे लिए जीते जाते गोश्त का इंतजाम किया है, जरा इसे चक्का मार के मुझे बचाना, मेरा मतलब मुझे बताना ये तुम्हें रो पसंद है या फिर ग्रिल्ड। कागुरा की बात सुन के साडारू यहाँ पे आ जाता है और स्वॉर्डचोर को काट जाता है, पर स्वॉर्डचोर के पलटवार करने से पहले ही वो कागुरा को यहाँ से लेके भाग जाता है क्योंकि साडारू जानता होता है दादागिरी उन्हीं पे दिखाई जाती है जो अपने से कमजोर हो। साडारू की बहादुरी के लिए कागुरा उसे बाजार से खाना खरीद के खिलाती है। अब आप लोग सोचें कि कागुरा के पास बाजार से खाना खरीदने के पैसे कहां से आए, तो वो मैं आपको बता दूं, कागुरा ने अब तक शॉपकीपर को फूटी कोड़ी भी नहीं दी होती क्योंकि वो उसके पास होती ही नहीं है। वो तो खाना खा के बर्तन मांजने वाली फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की सोच रही होती है कि तभी स्वॉर्डचोर आंटी जी की दुकान तबाह करके कागुरा के पीछे से आ जाता है उसकी तलवार हथियाने। आंटी की दुकान तबाह होते ही आंटी पगला जाती हैं और स्वॉर्डचोर पे भोकला जाती हैं और इसी बात का फायदा उठा के कागुरा यहाँ से भाग जाती है बिना आंटी को खाने का पैसा दिए। पर ये टॉम एंड जेरी थोड़ी चल रहा है जो पूरा एपिसोड भागम भाग में ही खत्म हो जाएगा। स्वॉर्डचोर कागुरा को फट से पकड़ लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि ये एपिसोड खत्म ही होने वाला है, अब नहीं तो कब देगा ये बेचारा अपना इंट्रो? क्या जिंदगी भर तुम इसे स्वॉर्डचोर स्वॉर्डचोरी बुलाते रहोगे? मैं हूँ गेन के मारू और मैं गेनबू क्लैन से हूँ और हमारी क्लैन में सभी की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि बुलेट तक हमारी बॉडी पे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाता। मेरी बॉडी और तेरी तलवार के साथ मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ फाइटर बन जाऊंगा और संसार में मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा।
अब एक अच्छी लड़की की तरह अपनी तलवार मुझे हैंड ओवर कर दे और अपनी जान बचा ले। गेनकेमारू की बात सुन के कागुरा सोचती है कि उसे ये तलवार देके अपनी जान बचा लेनी चाहिए, पर फिर उसे ध्यान आता है अगर उसने ये तलवार फ्री में दे दी तो वो गरीब की गरीबी रह जाएगी और चैन से टेली शॉपिंग भी नहीं कर पाएगी, और ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है वो अपनी जान दे दे। ये सोच के कागुरा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की छत से नीचे कूद जाती है अपने साथ तलवार लेके। ये देख के गेनकेमारू परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी तलवार उसके हाथ में आते आते रह गई होती है। इसी वजह से वो कागुरा का पीछा करने लगता है, पर कागुरा इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वो अपनी जान दे दे और बिल्डिंग से कूदना तो बस उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होता है। बिल्डिंग के नीचे गिरने से पहले उसका कुत्ता उसको आके बचा लेता है और दोबारा से गेनकेमारू के पास ले आता है। और अब गेनकेमारू के पास भागने की कोई जगह नहीं होती क्योंकि वो बेवकूफ बिल्डिंग से नीचे लटक रहा होता है, और इसी के साथ वो कागुरा के हमले का शिकार हो जाता है और कागुरा मैच जीत जाती है। आखिर में कागुरा ये तलवार गिन के पास ले आती है जानने के लिए कि इस तलवार की आखिर में कितनी कीमत है, पर तभी गिन टेली शॉपिंग से अपने लिए नई तलवार ऑर्डर कर रहा होता है क्योंकि उसकी पुरानी तलवार परसों नाले में गिर गई होती है और आज खो गई होती है। ये देख के कागुरा गिन से पूछती है, गिन तेरे पास टेली शॉपिंग करने के पैसे कहाँ से आए? जुए से कागुरा, जुए से। पर तू ये बात चेले को मत बताना वरना वो मुझसे अपनी तनख्वाह मांगने लग जाएगा। गिन तेने सिर्फ चेले की ही नहीं मेरी तनख्वाह भी 2 महीने से रोक रखी है। कागुरा तेरी तनख्वाह तो मैंने सिर्फ 2 महीनों से रोक रखी है, पर चेले की तो 3 महीनों से रोक रखी है। उससे कुछ सीख कि सब्र का फल मीठा होता है। गिन वो शांत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको पता नहीं है कि तुझ बेरोजगार के पास पैसे हैं, और रही बात उसकी मुझसे 1 महीना ज्यादा इंतजार करने की तो वो उसने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसने यहाँ पे काम करना मुझसे 1 महीना पहले शुरू किया था। बाकी तेने तो हम दोनों को अब तक एक बार भी सैलरी नहीं दी है। अरे तू नाराज क्यों होती है? मैं अपने सट्टों के पैसों से तेरे लिए तेरी मनपसंद चीज खरीद दूंगा, घास फूस। ये सुन के कागुरा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो घास फूस खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में खाती थी क्योंकि गिन उसकी तनख्वाह जो नहीं देता था। अरे कागुरा तेरे पास मेरी तलवार कहाँ से आई? मुझे तो लगा ये खो गई है। चलो बढ़िया है, अब मैं इन सट्टेबाजी के पैसों को अपनी तलवार में इन्वेस्ट करने की जगह दोबारा से सट्टेबाजी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। याहू! गिन की ये बात सुन के कागुरा को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि गिन के पास पैसा होते हुए भी वो उसको उसकी सैलरी नहीं देना चाहता है, उससे सट्टा खेलना चाहता है, और उसी गुस्से में कागुरा गिन की तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। भेड़िए तेने क्या किया? अब मुझे मेरा सारा का सारा पैसा वापिस ये तलवार खरीदने में लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये सभी के सभी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है कागुरा से, जो चिल्लाती चिल्लाती गिन के पास भागी आती है क्योंकि उसके कमरे में एक कॉकरोच होता है। कागुरा तू भूल गई है क्या? तू याटो क्लैन से है जो कि 6-6 फुट के बंदों को एक पंच में ही ढेर कर देते हैं। पर ये बंदा नहीं कॉकरोच है गिन, और इनकी शक्लें देख के मुझे डर लगता है क्योंकि ये बहुत गंदे भद्दे घिनौने दिखते हैं, मतलब कि तेरे से भी ज्यादा वाहियात। कागुरा तू यहाँ पे मुझसे मदद मांगने आई है या फिर मुझे रोस्ट करना है? इस बातचीत के बाद गिन निकल जाता है कागुरा के कमरे में कॉकरोच को मारने, पर कागुरा के कमरे में पहुंच के उसे पता चलता है कि उसकी भी कॉकरोच से फटती है, और फिर वो भी चिल्लाता चिल्लाता कमरे के बाहर भाग जाता है। कागुरा और गिन की एक कॉकरोच से फटी हुई देख के चेला ये सरल काम अपने हाथों में ले लेता है और उस कॉकरोच को मारने के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में सोचते हुए ये दोनों तो बड़े ही फट्टू हैं, लगता है हीरो की टोली को एक नए कैप्टन की जरूरत है, एक बहादुर कैप्टन, शिनपाची दी बहादुर। पर चेले की बहादुरी एक ही पल में निकल जाती है जब उसका सामना कॉकरोच से होता है, क्योंकि वो कॉकरोच साइज में उसके जितना ही बड़ा होता है, और फिर वो भी कागुरा और गिन की तरह पूरा घर सर पे उठा लेता है। ये जानवर इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि वो जानवर हैं बुढ़िया, मेरा मतलब मकान मालकिन, अभी आप ही ने तो कहा। फिर हम दोबारा से आ जाते हैं हमारी हीरो की टोली के पास। गिन ये कॉकरोच इतना बड़ा कैसे हो गया? अपने घर में तो इतना खाना ही नहीं रहता कि अपन भी ढंग से पेट भर पाए, इसको इतना खाना कहाँ से मिल गया जो ये खा खा के इतना बड़ा हो गया? कागुरा अगर खाना खाने से हाइट बढ़ती तो तू अभी गुटिया थोड़ी होती। गिन तू इसकी हाइट का मजाक उड़ा रहा है या इसकी ईटिंग हैबिट्स का? तू तो कुतुब मीनार जितनी बड़ी होती। मेरा डाउट क्लियर करने के लिए शुक्रिया गिन, पर अब इस कॉकरोच का क्या करना है? वही जो हर कॉकरोच का किया जाता है, चले दी एंड। गिन ये तो जीव हत्या है, पर तेरी हत्या थोड़ी है, तू क्यों इतना भावुक हो रहा है? ध्यान से सुन चले, उस कॉकरोच का साइज पहले ही तेरे बराबर हो चुका है। अगर अपन ने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये ना जाने कितना और बड़ा होगा और ना जाने इसके जैसे कितने बच्चे करेगा,
और फिर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी जब तक इनके साथ अपन भी एडो सिटी को इनके बाप का घर नहीं समझ लेते। क्या ये रीजन काफी नहीं है इसे यमराज के पास भेजने के लिए? अगर नहीं है तो ये सुन चले, ये भी तेरी तरह गंदा भद्दा घिनौना और वाहियात दिखता है दिखने में, और इस घर में सिर्फ एक ही वाहियात चीज रह सकती है। अब तू डिसाइड कर ले इस घर में कौन सी वाहियात चीज रहेगी, तू या फिर ये कॉकरोच। बेशक मैं कागुरा, ओए थोड़ा तमीज से, पर प्लान क्या है इस कॉकरोच को टपकाने का? वही जो हर कॉकरोच को टपकाने का रहता है, अपन इसे बग स्प्रे सुंगा के यमराज के पास भेज देंगे। पर वो तो मैं कमरे के अंदर ही छोड़ाया। शिनपाची, कर दिया ना तेने वही शिनपाची वाला काम। चले, तेरी इन हरकतों की वजह से तो तू शिनपाची था और शिनपाची ही रह जाएगा। ओए मेरे नाम का ऐसे मजाक मत उड़ाओ जैसे कि ये कोई गिरा हुआ नाम हो। मेरे दादू ने बहुत प्यार से मेरा यह नाम रखा था। चले, हम तेरे नाम का नहीं तेरा मजाक उड़ा रहे थे, तेरे दादू का भी उड़ाते, पर मैं बहुत संस्कारी हूँ और अपने से बड़ों की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं तेरे दादू के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा सिवाय वर्ल्ड वाइड फैक्ट के कि बुढ़ापे में बुढ़े सटिया जाते हैं, और जाने अनजाने में तेरे दादू ने तुझे ऐसा नाम दे दिया जिसका मतलब ही फेलियर है। नहीं गिन नहीं, चेले के दादू भी तो चेले की तरह भण बुद्धि होंगे ना, उन्होंने कहाँ इसका नामकरण करने से पहले इतना सोचा होगा कि मेरा पोता भी मेरी तरह एक फेलियर निकलेगा, इसलिए इसका नाम भी मैं फेलियर से मिलता जुलता ही रखूंगा। ये सब तो अपने चेले की मेहनत का नतीजा है कि इसने खुद के एक के बाद एक फेलियर से खुद के नाम की वैल्यू इतनी गिरा दी। आई हेट यू गाइस, आई हेट यू। ये के चेला मेरा मतलब शिनपाची निकल जाता है बग स्प्रे लेने, ताकि वो अपने नाम से फेलियर का धब्बा हटा सके। उसको बग स्प्रे तो मिल जाता है, पर उसके साथ साथ उसका सामना जाइंट कॉकरोच से भी हो जाता है, जिस वजह से चेले की चीखें निकल जाती हैं। चेले की चीखें सुन के ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें भी अंदर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक तरफ तो चेले की जान दांव पे होती है और दूसरी तरफ इनकी, क्योंकि अगर ये भी अंदर जाएंगे तो इनकी भी जान दांव पे लग जाएगी ना। इसलिए इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपना स्वीट टाइम लेते हैं। चलिए, जब तक ये लोग सोच विचार कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मकान मालकिन और उनकी बिल्ली मौसी के पास, जो कि दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रही होती हैं और टीवी पे स्पेशल इंटरव्यू चल रहा होता है प्रिंस काका, मेरा मतलब प्रिंस हाटा का। दर्शकों, आज हमारा स्पेशल गेस्ट है ये मोटा अमांटो। ओए, मेरा नाम प्रिंस हाटा है। हाँ क्यों नहीं, और आज हमने इसे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि इसको स्पेस में रहने वाले जानवरों के बारे में खूब जानकारी है, क्योंकि ये उन्हें पालता रहता है। अब ये उन्हें क्यों पालता है उसका बहुत सरल सा जवाब है, क्योंकि वो बहुत क्यूट हैं। तो जैसा कि आपने इसके मुंह से ही सुना, ये बेरोजगार उन्हें इसलिए पालता है क्योंकि इसके पास खूब फ्री टाइम और बाप का अंधा पैसा है। ओए, मैंने ये नहीं कहा था। पटेटो पटाटा पटाटा पटेटो दोनों एक ही तो बात है प्रिंस काटे। प्रिंस हाटा। हाँ प्रिंस झाटे। तो अब तू हमें ये बता, जो पूरी एडो सिटी में कॉकरोचेस फैल गए हैं, क्या ये सही में कॉकरोचेस हैं या फिर कोई एलियन? ये कॉकरोचेस ही हैं, पर ये धरती पर रहने वाले कॉकरोचेस नहीं है, ये अंतरिक्ष के किसी और प्लेनेट से आए हुए कॉकरोचेस हैं। मेरे हिसाब से ये किसी स्पेसशिप में चुपचाप बैठ के यहाँ पे आ गए हैं। तो प्रिंस मोटा नहीं हाटा। हाँ क्यों नहीं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ये इंसानों को अपना खाना समझ के उन पे कूद पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही खबरें आ रही हैं, ये कॉकरोचेस मांसाहारी हैं, पर मेरे से फ्री एडवाइस ले लो, ये तुम्हें चोट पहुंचाएं, मार दें या फिर खा जाएं, तुम्हें इन पे पलटवार नहीं करना है, वरना तुम्हारी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ जाएंगी। अब प्रिंस हाटा की बात का क्या मतलब था उसका तो पता नहीं, क्योंकि उनकी बात पूरी होने से पहले अब हम आ चुके हैं हमारी हीरो की टोली के पास, जो कि अपना मन बना चुकी होती है चेले की मदद करने का और इस कॉकरोच को टपकाने का। ये तू देखना, मैं अपने जहरीले बग स्प्रे से इसको टपका दूंगी। नहीं कागुरा, ये कॉकरोच मरेगा तो मेरी चप्पल से, मैं इसको मार के इसका कीमा बना दूंगा। ये ले। गिन और कागुरा की मार खा के कॉकरोच बेहोश हो जाता है, पर भगवान की दुआ से मरा नहीं होता, वरना आपको याद है ना प्रिंस हाटा की वार्निंग, कुछ और ज्यादा बुरा हो सकता था और इनकी परेशानियां और बढ़ सकती थी। पर खैर, कॉकरोच को ढेर करने के बाद ये लोग चेले की तलाश में जुट जाते हैं। चेले कहाँ है तू चिल्ला के, कि उतने में ये कॉकरोच इतनी मार खा के उल्टी कर देता है, जिसके साथ चेले के ग्लासेस भी बाहर निकल आते हैं और ये देख के गिन और कागुरा बौखला जाते हैं, क्योंकि चेला तो इस कॉकरोच का खाना बन चुका होता है। फिर क्या, ये दोनों इस कॉकरोच की खटिया खड़ी कर देते हैं। शिनपाची को उगल दे कॉकरोच, वरना हम तुझे मार के तेरी आंतड़ियां तक बाहर निकाल देंगे। इतनी मार खा के कॉकरोच की चीख निकल आती है,
क्या बच्चों की तरह रोता है कॉकरोच गेन? क्या इसको पता नहीं है हम हीरो की टोली बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, बड़ा हो या बच्चा हम दोनों के लपक के मारते हैं। इसलिए तेरे बच्चों की तरह रोने धोने का कुछ फायदा नहीं है कॉकरोच। अभी तो हम तुझे और मारेंगे और मार मार के तेरा कचूमर बना देंगे और फिर तेरे कचूमर को हमारे कुत्ते सडारू को खिला देंगे। अर्थात तेने हमारे नौकर की जान ली है मेरा मतलब हमारे चेले की जान ली है, हम तेरी जान लेंगे। कागुरा के कहते ही अपने हीरो की टोली के घर में इसी साइज के ढेरों और कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिन्हें देख के गिन और कागुरा की फट जाती है। अब यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस आए कैसे, उसका खुलासा प्रिंस टाटा करेंगे। अबे तू थोड़ा सा भड़ बुद्धि है क्या? आधे घंटे से मैं तुझे समझा रहा हूँ, ना टाटा ना काटा ना काका, प्रिंस हाटा है मेरा नाम। हाँ हाँ क्यों नहीं प्रिंस टट्टा, हाँ हाँ करके भी तुम्हें नाम सही नहीं ले रहा है। कसम से तुझ पे जितनी देर मैंने अपना माथा फोड़ा है ना अपना नाम सिखाने के लिए, उतनी देर में तुम्हें जनता जनार्दन को इन मांसाहारी कॉकरोचेस के बारे में सब कुछ बता देता। तो बताया ना प्रिंस काके, किसका इंतजार कर रहा है तू? तुझसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। सुनो धरतीवासियों, इन कॉकरोचेस को तुम गलती से भी मत मारना, वरना फिर ये सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारा बैंड बजा देंगे। फिर हम इनसे छुटकारा कैसे पाए प्रिंसेस? इनकी आरती उतार के। अब तू मेरे जेंडर का मजाक उड़ा रहा है? तुझे न्यूज रिपोर्टर किसने बनाया? मुझे उसका नाम बता, मैं अभी उसके नाम की माँ बहन करता हूँ। सॉरी दर्शकों, आपको ये सब कुछ देखना पड़ा, पर अब मैं आप लोगों को ले आई हूँ एडो सिटी में, जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं इन कॉकरोचेस का आतंक। हमें एडवाइस मिली है इन्हें ना मारने की, इनके पास ना जाने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर हम करें तो करें क्या? वो तो हमको सिर्फ ये गधे ही बता सकते हैं। गधों, तुम्हारी फाइट पूरी हो गई हो तो इस प्रॉब्लम का इलाज भी बता दो। गधे मेरा मतलब प्रिंस, आपने सुना ना हमारी सुंदर न्यूज रिपोर्टर आपसे कुछ पूछ रही हैं। गधा होगा तेरा। नहीं, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करूंगा तो जुल्लू के पट्टे के पीछे। और वैसे भी तुम सभी तो मरने ही वाले हो, मरे हुओं से क्या गुस्सा रहना। तुम्हारी आखिरी इच्छा के तौर पे मैं तुम्हें इन कॉकरोचेस के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। ये सभी कॉकरोचेस यहाँ पे आने की धरती पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी क्वीन भी यहाँ पे ही है। ये सब के सब भाई बहन है जिनको जन्म एक ही फीमेल ने दिया है, यानी कि इनकी क्वीन ने। सबसे पहले क्वीन एक प्लेनेट पे जाती है, फिर वहां पे अपना डेरा डालती है और ढेर सारे बच्चे करती है, जिसके बाद ये सभी कॉकरोचेस उस पूरे प्लेनेट की हर एक चीज को धीरे धीरे करके पूरा का पूरा खा जाते हैं। इनकी प्रजाति पहले भी न जाने ऐसे ही कितने सारे प्लेनेट्स को तबाह कर चुकी है और अब धरती की बारी है। अब तुम लोग अपना माथा दौड़ाने लगो खुद की जाने बचाने के लिए। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इनको मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी क्वीन जिंदा है वो इनके जैसे बच्चे अनगिनत क्वांटिटी में और पैदा करती रहेगी। तो मतलब हमें सबसे पहले उस क्वीन कॉकरोच को ठिकाने लगाना है। आधी बात सही है तेरी, तुमको सबसे पहले नहीं बल्कि सिर्फ क्वीन कॉकरोच को ठिकाने लगाना है, क्योंकि अगर वो मर गई तो ये सब भी उसके गम में डूब के जल्द ही मर जाएंगे। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है प्रिंस हाटा। क्या बात है रिपोर्टर, तू मेरा नाम सीख गया? हाँ हाँ क्यों नहीं प्रिंस, पर हम पता कैसे लगाएंगे कि एक कॉकरोच इनकी क्वीन है? क्या आपके पास क्वीन से भी रिलेटेड कोई जानकारी है? हाँ हाँ बिल्कुल है। आखिर उसको यहाँ धरती पे लाया कौन था? कौन लाया था? और यहाँ पे प्रिंस हाटा को जूते पड़ने ही वाले थे कि तभी वो अपनी बात को संभालते हुए बोलते हैं, पता क्या, पर आप लोग काम की बात सुनिए। क्वीन कॉकरोच का साइज धरती पे रहने वाले कॉकरोचेस के जितना ही छोटा होता है और उसकी बैक पे गोरो लिखा है जापानीज लैंग्वेज में। पर प्रिंस, उसकी बैक पे गोरो क्यों लिखा है? क्या ये कोई सीक्रेट कोड वर्ड है इन कॉकरोचेस का? नहीं नहीं रिपोर्टर, ये तो बस उसका नाम है जो मैंने उसे अपना पालतू बनाते समय दिया था। अब वो कहीं खो ना जाए इसलिए ये मैंने उसकी बैक पे भी लिख दिया था, पर फिर भी वो खो गई। इससे हमें पता चलता है रिपोर्टर, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। तो उस कॉकरोच को धरती पे तू लाया था प्रिंस काटे? तू वापस से मेरा नाम भूल गया रिपोर्टर। पर एक मिनट, तुझे ये बात किसने बताई कि वो क्वीन कॉकरोच मेरे साथ यहाँ धरती पे आई थी? और इस बातचीत के बाद न्यूज चैनल थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे चल जाता है, क्योंकि नेशनल टीवी पे लाइव अमांटो की धुलाई दिखा नहीं सकते ना, इसलिए। इसी बीच गिन ने जैसे तैसे करके खुद को और कागुरा को इन कॉकरोचेस से बचा के रख रखा होता है, क्योंकि कागुरा तो अपने होश खो बैठी होती है। कॉकरोचेस से लड़ लड़ के गिन अपनी आखिरी सीमा पे होता है कि उसी समय उसे क्वीन कॉकरोच मिल जाती है जिसकी बैक पे गोरो लिखा होता है। और अब गिन के हाथों में इतनी पावर होती है कि वो इन सभी कॉकरोचेस को एक ही झटके में खत्म कर सकता है।
बस दिक्कत इतनी सी होती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता होता और उसके लिए वो क्वीन कॉकरोच एक नॉर्मल कॉकरोच होती है, जिस वजह से वो क्वीन को बिना मारे ही छोड़ देता है, बाकी कॉकरोचेस से विनती करते हुए, देखो भद्दे जीवों, मैंने तुम्हारी प्रजाति के एक जीव की जान बख्श दी, अब तुम मेरी जान बख्श देना। गिन की विनती के समय न्यूज रिपोर्टर दोबारा से टीवी पे लाइव आ जाते हैं अपने नए इंतजाम के साथ, जिसमें वो प्रिंस हाटा की बैंड बजा रहे होते हैं, वो भी उसको बिना टेलीकास्ट करे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी प्यारी धरती माँ को बचाने की जिम्मेदारी अब आप सभी पे है। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है इन सभी कॉकरोचेस का काम तमाम सिर्फ क्वीन कॉकरोच को मार के हो सकता है। दिखने में वो नॉर्मल कॉकरोच की जितनी बड़ी है और उसकी बैक पे गोरो लिखा है, इसलिए मेरी आप सभी से दरखास्त है उस कॉकरोच को ज्यादा से ज्यादा जगह पे ढूंढिए और दिखते ही उसको मसल दीजिए। न्यूज खत्म होते ही चेला अपनी हीरो की टोली के पास लौट आता है एक बड़ा सा बग स्प्रे लेके। चेले को जिंदा देख के गिन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसको तो लगा होता है कि चेले ने अपनी जान दे के एक कॉकरोच को भरपेट भोजन करवा दिया। चेला आती अपनी बग स्प्रे से सभी कॉकरोचेस को निपटाने में बिजी हो जाता है और तो और वो गिन को भी एक बग स्प्रे की बोतल पकड़ा देता है ताकि इनका सफा और जल्दी हो सके। फिर चेला टीवी पे सुनी हुई न्यूज गिन के साथ शेयर करता है कि जब मैं मार्केट में बग स्प्रे लेने गया था तो चारों ओर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अपने को सिर्फ क्वीन कॉकरोच को मारना है और फिर ये सभी कॉकरोचेस अपने आप ही मर जाएंगे। चेले की ये बात और क्वीन की आइडेंटिटी सुन के गिन बौखला जाता है। रीजन तो आप लोग जानते ही हो। बौखलाया हुआ गिन कॉकरोचेस के सामने अपनी हार स्वीकार लेता है, क्योंकि दोबारा से तो क्वीन कॉकरोच उसे मिलने से रही और फिर वो कागोरा को लेके एक आखिरी बार डबल संडे खाने निकल जाता है। गिन को पगलाया हुआ देख चेला उसका पीछा करता है, उससे पूछते हुए, भाई गिन, आखिर हो क्या गया है तुझे? और कुछ इस प्रकार से अपने हीरो की टोली अब हार मान चुकी होती है और धरती तबाह होने ही वाली होती है कि तभी क्वीन कॉकरोच घूमती घूमती साडारू के पास पहुंच जाती है, जहां पे साडारू बिना इस कॉकरोच को मारने की अहमियत जाने ही इसका काम तमाम कर देता है और हमारे इस एपिसोड का हीरो बन जाता है। और इसी के साथ अब समय हो चुका है वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने का। बाय बाय।